हाँ जी बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग रिवीजन कर रहे थे पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट नंबर 2 का। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से? सेक्शन नंबर 29, राइट्स ऑफ ट्रांसफरी। राइट्स ऑफ ट्रांसफरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट ऑफ ट्रांसफरी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफरी एंड ट्रांसफरर? देखो मेरी बात समझना। ए प्लस बी प्लस सी, तीन कौन है? पार्टनर है। मिस्टर ए का जो शेयर है वो 1/3 है। क्लियर है? मिस्टर ए का शेयर कितना है बेटा? 1/3। अब मुझे बताओ, मिस्टर ए को अगर रिटायरमेंट लेना है तो वो कैसे रिटायरमेंट ले सकता है? अगर एट विल हो तो नोटिस देके, और अगर फिक्स पीरियड पार्टनरशिप हो तो विद कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर की कंसेंट से वो रिटायरमेंट लेके जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? रिटायरमेंट तो आप ले लोगे, लेकिन रिटायरमेंट पे जो आपको कैपिटल वापस चाहिए, क्या वो पैसा बिजनेस में लिक्विड होता है? जो फंड्स आपको रिटायरमेंट पे चाहिए वापस, अपनी कैपिटल चाहिए नहीं चाहिए, वो क्या बिजनेस में लिक्विड होता है? कि जब आप बोलोगे रिटायरमेंट चाहिए तो आपको पैसा पे कर देंगे? नहीं होता है ना। पैसा देने में फर्म क्या लगाती है? टाइम लगाती है। क्या लगाती है? टाइम। तो प्रॉब्लम क्या हुई? मिस्टर ए को रिटायरमेंट लेना है। फर्म ने बोला कि पैसा अभी नहीं मिलेगा, 2 साल के बाद मिलेगा। तो मिस्टर ए कहते हैं मुझे पैसे की आज अर्जेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है। लेकिन फर्म कहती है अर्जेंट देने के लिए पैसा नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये आता है, क्या मिस्टर ए जो अपना शेयर है 1/3 किसी आउटसाइडर को बेच सकते हैं? क्या ये अपना शेयर किसी आउटसाइडर को बेच सकते हैं? आउटसाइडर कौन है? मिस्टर एक्स है, जो कहता है कि मैं आपको इमीडिएटली कैश दे दूंगा। अगर आप मुझे अपना शेयर क्या करते हो, बेचते हो, तो मैं आपको इमीडिएटली कैश पे कर दूंगा। तो क्या मिस्टर ए आउटसाइडर को अपना शेयर बेच सकते हैं विद कंसेंट या विदाउट कंसेंट? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्टनर कैन सेल हिज शेयर इन फर्म टू आउटसाइडर इवन विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स की कंसेंट के बिना भी आप क्या कर सकते हो? बेच सकते हो। कोई कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर आपको कोई कंसेंट नहीं चाहिए होता है। जब आपको बेचना है तब आप अपना शेयर क्या कर सकते हो? बेच सकते हो। इवन प्लेज कर सकते हो। किसी भी तरीके से अपना शेयर आप किसी भी आउटसाइडर को क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो बिना अदर पार्टनर की कंसेंट के। अगर आप बिना कंसेंट के ट्रांसफर कर सकते हो, यस और नो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना कंसेंट के ट्रांसफर करोगे तो वहां पर सेक्शन 29 क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल। और सेक्शन 29 क्या कहता है वो समझना। सेक्शन 29 कहता है कि अगर एक पार्टनर ने आउटसाइडर को अपना जो शेयर है वो क्या कर दिया? सोल्ड कर दिया। समझ गए? तो बेचने वाला कौन है? मिस्टर ए। और खरीदने वाला कौन है? मिस्टर एक्स। तो बताइए, क्या यहाँ पर मिस्टर एक्स को एक न्यू पार्टनर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? नहीं, मिस्टर एक्स न्यू पार्टनर माना नहीं जाएगा। उसको हम बोलते हैं केवल क्या? ट्रांसफरी। क्या बोलेंगे? ट्रांसफरी। और मिस्टर ए का क्या रिटायरमेंट हो गया? अभी भी मिस्टर ए का रिटायरमेंट नहीं हुआ है। इसको हम केवल क्या बोलेंगे? ट्रांसफरर। क्या बोलेंगे? ट्रांसफरर। तो मिस्टर ए का रिटायरमेंट नहीं हुआ है, मिस्टर ए अभी भी पार्टनर है। और मिस्टर ए को क्या कहा जाएगा? ट्रांसफरर। और मिस्टर एक्स को क्या कहा जाएगा बेटा? ट्रांसफरी। क्या कहा जाएगा? ट्रांसफरी। समझ गए? मिस्टर ए क्या कहलाएगा? ट्रांसफरर। और मिस्टर एक्स क्या कहलाएगा? ट्रांसफरी। बताइए। बताइए, शेयर इन प्रॉफिट अब किसको मिलेगा? मिस्टर एक्स को या मिस्टर ए को? मिस्टर ए को, क्योंकि मिस्टर एक्स अपना शेयर किसको बेच चुका है? ए को बेच चुका है। तो मिस्टर एक्स को प्रॉफिट में शेयर नहीं मिलेगा। प्रॉफिट में शेयर किसको मिलेगा? मिस्टर ए को मिलेगा। किसको मिलेगा? मिस्टर
ए को, क्या मिस्टर एक्स को अपना इस फर्म के प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा? इसका जवाब क्या है बेटा? नो। प्रॉफिट में हिस्सा किसको मिलेगा? मिस्टर ए को। लेकिन पार्ट इन मैनेजमेंट, पार्ट इन मैनेजमेंट का राइट क्या मिस्टर ए के पास में आएगा? नहीं, मिस्टर ए पार्टनर नहीं है। मिस्टर ए के पास में मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं आएगा। मिस्टर ए के पास में मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं आएगा। वो राइट आज भी किसके पास में है? मिस्टर एक्स के पास में है। क्या मिस्टर जो तुम्हारा एक्स है, क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सकता है? यस। कौन देख सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स? बोलो बेटा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने का राइट किसके पास में होगा? मिस्टर एक्स के पास में होगा। यस। लेकिन क्या जो मिस्टर ए है, जो ट्रांसफरी है, क्या उनके पास में बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने का राइट होगा? नहीं होगा। उसका राइट नहीं होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने। क्यों नहीं होगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने का राइट केवल किसके पास में होता है? पार्टनर के पास में होता है। मिस्टर एक्स अभी तक पार्टनर है, रिटायरमेंट नहीं हुआ है। मिस्टर ए को कहा जाएगा ट्रांसफरी। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने का राइट किसके पास में है? मिस्टर एक्स के पास। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट किसके पास में है? मिस्टर एक्स के पास। मिस्टर ए ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेगा ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा। बस प्रॉफिट में हिस्सा किसको मिलेगा? मिस्टर ए को मिलेगा। जितना भी प्रॉफिट में शेयर किसका बनता था? मिस्टर एक्स का, दैट विल बी ट्रांसफर टू मिस्टर ए। गॉट द पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। तो सर फिर मिस्टर ए ने शेयर खरीदा ही क्यों? लॉ खरीदने से मना नहीं कर रहा है, लेकिन खरीदने वाले पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है दुनिया भर की। मतलब खरीद सकते हो लेकिन आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो बताइए सेक्शन जो 29 है, अगर इसको अप्लाई किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट तो क्या कहता है कि आप अपना शेयर अदर पार्टनर की कंसेंट के बिना भी बेच सकते हो। और खरीदने वाला खरीद सकता है, लेकिन सेक्शन 29 लग जाता है तो उसके बाद क्या कोई बंदा खरीदना चाहेगा कि मैं इस फर्म का शेयर खरीद लेता हूँ पार्टनर से? नहीं खरीदना चाहेगा। क्यों? उसको पता है खरीदने के बावजूद भी उसको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का और बुक्स ऑफ अकाउंट देखने का राइट नहीं मिलने वाला। गॉट द पॉइंट? तो सर फिर उसको बेनिफिट क्या है बताइए? जिस समय आपकी फर्म क्या होगी? डिसॉल्व होगी। क्या होगी? बोलो बेटा। जिसमें फर्म क्या होगी? डिसॉल्व होगी। जिसमें फर्म क्या होगी? डिसॉल्व होगी। तो जो कैपिटल थी वो किसको जाएगी? मिस्टर ए को जाएगी। कैपिटल किसको जाएगी? मिस्टर ए को। बेटा मिस्टर एक्स ने अपनी कैपिटल क्या कर दी है? बेच दी है। किसको? मिस्टर ए को। तो फर्म जब डिसॉल्व होगी तो वो कैपिटल किसको मिलेगी? मिस्टर ए को मिलेगी। लेकिन दैट मूवमेंट पर मिस्टर ए क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख पाएगा? यस। फर्म डिसॉल्व होती है, या मैं बोल दूं कि जब वो मिस्टर एक्स फर्म से क्या लेगा बेटा? रिटायरमेंट लेगा, तो वो कैपिटल किसको जाएगी? मिस्टर ए को। लेकिन क्या दैट मूवमेंट पर मिस्टर ए बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख पाएगा? यस देख पाएगा। उसको जो फाइनल पेमेंट जो मिला है मिस्टर ए को, वो सही है या नहीं है, ये अमाउंट कंफर्म करने के लिए वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सकता है। लेकिन कब? डिसॉल्व होने के बाद। तो डिसॉल्व होने तक मिस्टर ए के पास में बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने का और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं है। और मुझे बताओ, टिल फर्म कंटिन्यू कर रही है और फर्म ने डिसाइड कर दिया कि इस साल के प्रॉफिट हमारे कितने हैं? 1 रुपए है। फर्म ने डिसाइड कर दिया कि इस साल का हमारा प्रॉफिट कितना है? मिस्टर 1 रुपए है। तो मिस्टर ए क्या ऑब्जेक्ट नहीं करेगा? मिस्टर ए बोलेगा नहीं कि तुमने प्रॉफिट गलत निकाला है, मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करो, मैं चेक करूंगा? नहीं कर सकता है, क्योंकि जब तक फर्म चालू है मिस्टर ए के पास में बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने का राइट नहीं है। बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। जब तक फर्म कंटिन्यू है तब तक मिस्टर ए के पास में जो ट्रांसफरी है उसके पास में बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने का राइट नहीं है। फर्म डिसॉल्व होने के बाद मिस्टर ए के पास में बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने का राइट आ जाएगा। लेकिन सर जब फर्म डिसॉल्व हो जाएगी तो क्या मिस्टर ए के पास में मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट आएगा? जब फर्म डिसॉल्व हो गई है तो मिस्टर ए के पास में मैनेजमेंट की राइट खत्म हो गया। समझ गए बात? तो जब तक फर्म चालू है ना वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है ना वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सकता है।
केवल और केवल जो मिस्टर एक्स के हिस्से का प्रॉफिट था वो अब किसको मिलेगा, मिस्टर ए को मिलेगा। लेकिन उसने में भी फर्म ने अगर बोल दिया कि प्रॉफिट 1 रुपए का हुआ है, तो मिस्टर ए उस पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता, उसको मानना पड़ेगा। मिस्टर ए हैज टू एक्सेप्ट, मिस्टर ए को इस 1 रुपए के प्रॉफिट को भी क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट रेज नहीं कर सकता है। दैट वाज द होल कंसेप्ट ऑफ सेक्शन 29। क्या बोलता है, ट्रांसफरी के पास में क्या राइट नहीं है इंटरफेयर करने का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगने का, ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करने का। प्रॉफिट जितने भी फर्म ने क्या कर दिए, अग्री कर दिए, वो उनको चैलेंज नहीं कर सकता है। लेकिन फर्म जब डिसॉल्व होती है तो शेयर इन एसेट्स, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल, क्या बोलते हैं बेटा, जो कैपिटल है ट्रांसफरी की वो किसको मिलेगी, ट्रांसफरर को। और वहां सॉरी, ट्रांसफरर की जो कैपिटल थी वो मिलेगी ट्रांसफरी को। दैट पर्पस के लिए वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सकता है कि उसको जो फाइनल अमाउंट दिया जा रहा है वो सही है या नहीं है। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा तुम्हारा कौन सा, सेक्शन 30। सेक्शन 30 बताइए बेटा। सेक्शन 30 बात करता है बेटा किसके बारे में, माइनर के बारे में। बताइए, क्या माइनर को फर्म में एडमिशन मिलेगा, क्या माइनर को फर्म में एडमिशन मिलेगा। देखो, माइनर फर्म में एडमिट किया जा सकता है एज बेनिफिशियरी, वो भी विथ कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, वो भी कैसे, फॉर बेनिफिट्स ऑफ फर्म, फर्म के बेनिफिट्स के लिए। बेटा देखो, माइनर जिसका एडमिशन करवाना चाहिए स्कूल के अंदर, तुम उसका फर्म में एडमिशन करवा रहे हो, क्यों, कुछ ना कुछ उसमें टैलेंट होगा। वो टैलेंट ऐसा है जिसको लेने के लिए हमें उसको पार्टनर बनाना पड़ रहा है, बट उसे पार्टनर माना नहीं जाएगा, उसको क्या माना जाएगा, बेनिफिशियरी। देखो बात समझना, जहां तक बात आती है बिजनेस में लाइबिलिटी की, एक पार्टनर की लाइबिलिटी बेटा क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। लेकिन वही बंदा अगर फर्म में आ रहा है एज ए बेनिफिशियरी, तो उसकी लाइबिलिटी क्या होती है बेटा, लिमिटेड होती है। क्या होती है, लिमिटेड। बच्चे लिखे आते हैं उसकी लाइबिलिटी होती है 0, जो कि 100% क्या है, रॉन्ग है। लाइबिलिटी होती है लेकिन क्या होती है, लिमिटेड होती है। और लिमिटेड अनलिमिटेड का डिफरेंस बताता हूँ। लिमिटेड लाइबिलिटी में बिजनेस में लॉस होता है तो आपकी मैक्सिमम कैपिटल जाती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर आपकी कैपिटल तो जाएगी और आपके पर्सनल एसेट्स भी क्या करने पड़ेंगे, बेचने पड़ेंगे टू पे द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। लेकिन माइनर की लाइबिलिटी मैं क्या कह रहा हूँ, लिमिटेड है, 0 नहीं है। लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, ना कि 0। क्लियर। अब बताइए कि जब तक वो माइनर है तब तक उसको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। जब तक वो माइनर है उसकी लाइबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। जब तक वो माइनर है क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट देख सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, माइनर, माइनर के पास में बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने का राइट होगा या नहीं होगा, यस। माइनर के पास में बुक्स ऑफ अकाउंट देखने का राइट होता है, बिकॉज अगर मैंने माइनर को प्रॉफिट में शेयर देना है और मैं बोलूँ बेटा इस साल प्रॉफिट हुआ है 200 रुपए के, ले तेरा 10% 20 रुपए, तो माइनर मान जाएगा क्या, नहीं। वो बुक्स ऑफ अकाउंट देख सकता है। अगर कॉमर्स का स्टूडेंट है तो पढ़ लेगा, लेकिन कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं है तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कॉपी ले लेगा, अपने मामा चाचा जो सीए होंगे उनसे क्या करवा लेगा, चेक करवा लेगा। समझ गए बात। लेकिन आप माइनर हो और फर्म में आपका प्रॉफिट में शेयर कितना था बेटा, 10% था। कितना था, 10% आपका प्रॉफिट शेयर था माइनर का। अगर पार्टनर ने उसको या तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दिखाए या पार्टनर्स ने उसको प्रॉफिट में शेयर नहीं दिया, तो बताइए माइनर क्या करेगा, बाकी पार्टनर्स पे या फर्म पे कोर्ट में केस करेगा नहीं करेगा, नहीं कर सकता। माइनर फर्म के बाकी पार्टनर्स पे कोर्ट में केस करेगा नहीं करेगा, बोलो, कर सकता है। तो क्या बोल रहे हो, सुनना मेरी बात। माइनर वैसे तो पार्टनर्स पे या फर्म पे कोर्ट केस नहीं कर सकता, लेकिन एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर कहा जाता है कि अगर माइनर फर्म छोड़ दे, माइनर फर्म क्या कर दे, छोड़ दे, फर्म से अपने सारे रिश्ते नाते क्या कर दे,
तोड़ दे, तो वो फर्म पे क्या कर सकता है, केस कर सकता है। मतलब पहले उसे फर्म छोड़नी पड़ेगी, फर्म के साथ अपने सारे रिश्ते नाते क्या करने पड़ेंगे, तोड़ने पड़ेंगे, उसके बाद वो फर्म पे केस कर सकता है, उससे पहले केस नहीं कर सकता। लेकिन सर जब वो माइनर मेजर हो जाएगा तब, जब माइनर मेजर हो जाता है तो वहां से उसको मिलते हैं 6 मंथ। कितने महीने मिलते हैं बेटा, 6 मंथ मिलते हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि टू बी पार्टनर, उसे पार्टनर बनना है और नॉट, या नहीं बनना है। कितना टाइम मिलेगा बेटा, 6 मंथ मिलेंगे टू डिसाइड वेदर ही वांट टू बी पार्टनर और नॉट। लेकिन 6 महीने के अंदर पार्टनर बनना है या नहीं बनना है, उसके लिए आपको देना पड़ेगा बेटा क्या, पब्लिक नोटिस। क्या देना पड़ेगा, पब्लिक नोटिस। अगर आपने 6 मंथ में पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो आपको पार्टनर मान लिया जाएगा। आपको 6 मंथ के अंदर पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि आपको पार्टनर बनना है या नहीं बनना है। लेकिन अगर आपने 6 मंथ निकल गए उसके बावजूद भी अगर आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो आपको पार्टनर मान लिया जाएगा। गॉट द पॉइंट। अगर माइनर कहता है कि मैं पार्टनर बनूंगा अंकल, अंकल मैं पार्टनर बनूंगा, अगर माइनर क्या बन रहा है, पार्टनर बन रहा है, तो पार्टनर बनने के बाद उसकी लाइबिलिटी क्या होगी बेटा, अनलिमिटेड हो जाएगी। कहां से, फ्रॉम फर्स्ट डे। फर्स्ट डे कौन से वाले, व्हेन ही वॉज एडमिटेड एज बेनिफिशियरी, जिस दिन से वो फर्म में बेनिफिशियरी बन के आया है, तब से फर्म ने जितने भी लोन लिए हैं या तब से फर्म ने जितना भी क्रेडिट पर गुड्स परचेज किया है, जितनी भी बैलेंस शीट में क्या आ रही है, लाइबिलिटी आ रही है, कौन सी वाली लाइबिलिटी, जिस दिन वो फर्म में बन के आया था क्या, बेनिफिशियरी, वहां से उसकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, माइनर की अनलिमिटेड हो जाएगी। लेकिन सर प्रॉफिट में शेयर उतना ही रहेगा, डबल हो जाएगा, प्रॉफिट में शेयर उतना ही रहेगा, और उसके पास वो सारे राइट्स आ जाएंगे जो किसी पार्टनर के पास में होते हैं जिस दिन वो पार्टनर बनने के ऑप्शन को चूज करेगा। कितना टाइम मिलता है बेटा मेजर होने के बाद, 6 मंथ। 6 मंथ के बाद में क्या करना पड़ेगा, बाद में नहीं, 6 मंथ एंड होने से पहले पहले आपको पब्लिक नोटिस देके बताना पड़ेगा कि पार्टनर बनोगे या नहीं बनोगे। लेकिन पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो आपको पार्टनर मान लिया जाएगा। अगर पार्टनर बन जाते हो तो आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड। कहां से अनलिमिटेड, फर्स्ट डे जहां से आप फर्म में एज ए बेनिफिशियरी बन के आए थे। लेकिन आप बोलते हो नो, तो आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी खत्म। क्यों खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब आप पार्टनर हो ही नहीं, लाइबिलिटी खत्म। लेकिन सर जिस दिन वो एडमिट हुआ था फर्म में, एडमिशन कैसे हुआ था बेटा, एज बेनिफिशियरी अप टू डेट ऑफ नोटिस, तब तक उसकी लाइबिलिटी क्या होगी, तब तक उसकी लाइबिलिटी बेटा क्या होगी, लिमिटेड होगी। क्या होगी, लिमिटेड। मतलब क्या है, पार्टनर बनने वाले ऑप्शन को चूज करने के बाद से आपकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। और अगर आप उसमें भी बोलते हो कि मैं पार्टनर नहीं बनूंगा, तो वहां पर आपकी लाइबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड। और जब आपने नोटिस दे ही दिया कि मैं पार्टनर नहीं बनूंगा, तो लाइबिलिटी आफ्टर नोटिस क्या हो जाएगी, आफ्टर नोटिस आपकी लाइबिलिटी जीरो हो जाएगी ना। क्यों, क्योंकि आप पार्टनर बन नहीं रहे हो। तो जब तक आप फर्म में क्या थे, बेनिफिशियरी थे अप टू डेट ऑफ नोटिस, तब तक आपकी लाइबिलिटी क्या रहेगी बेटा, लिमिटेड मानी जाएगी। और पार्टनर बन जाते हो तो क्या होगा, फ्रॉम जीरो, जीरो मीन्स जब आप माइनर थे वहां से लेके आगे जितने भी फर्म ने क्या लिए हैं, लोन लिए हैं, सब में आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, अनलिमिटेड। क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड। अगर आपने पब्लिक नोटिस देख के क्या कर लिया, पार्टनर बनने वाले ऑप्शन को क्या कर लिया बेटा आपने, चूज कर लिया। गॉट द पॉइंट और नॉट। तो क्या कहता है, माइनर को फर्म में लाया जा सकता है, लेकिन कैसे लाया जा सकता है, एज ए बेनिफिशियरी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ फर्म। क्लियर है। राइट्स क्या क्या होते हैं उसके पास में, राइट होता है प्रॉफिट पर, बुक्स ऑफ अकाउंट देखने का, दूसरे पार्टनर पे केस तो कर सकता है, लेकिन कब, व्हेन सेवरिंग हिज कनेक्शन विद द फर्म, फर्म से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ने के बाद, और मेजर होने के बाद उसको 6 मंथ मिलता है डिसाइड करने के लिए कि पार्टनर बनना है या नहीं बनना है। माइनर की लाइबिलिटी जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है तब तक वो लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। लेकिन पब्लिक नोटिस देके अगर वो पार्टनर बन गया तो, बोलो,
यहाँ कह रहा है उसकी लाइबिलिटी पर्सनल नहीं होती है, लेकिन अगर वो मेजर होने के बाद अगर पार्टनर बन गया तो उसकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी। कहाँ से? जिस दिन वो पहली बार फर्म में आया था एज ए बेनिफिशियरी, और लेकिन उसका प्रॉफिट में शेयर क्या रहेगा? वही रहेगा जो पहले हुआ करता था। अगर वो पार्टनर नहीं बनता है तो पब्लिक नोटिस ना कंपलसरी है, और नोटिस के बाद से उसकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब वो लाइबल माना नहीं जाएगा। ये था तुम्हारा सेक्शन 30। नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा कौन सा? सेक्शन 31 टू सेक्शन 35। सेक्शन 31 टू सेक्शन 35 टॉपिक आता है इसके अंदर। फर्स्ट कौन सा? सेक्शन 31। सेक्शन 31 है किस चीज के बारे में? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है एडमिशन। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। बताइए किसी भी नए पार्टनर का फर्म में एडमिशन कैसे होता है बेटा? विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। किसी भी नए पार्टनर का फर्म में एडमिशन होता है विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। और बताइए अगर कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो उसकी लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। बताइए अनलिमिटेड की शुरुआत कहाँ से होगी? जिस दिन वो फर्म में एडमिशन होता है। क्या उससे पुराने वाले लोन के लिए वो लाइबल है? नो। दोबारा बोलता हूँ, बताइए फर्स्ट पॉइंट, पार्टनर का एडमिशन कैसे होता है? विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। पॉइंट क्लियर? सेकंड नंबर पॉइंट, पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। कहां से अनलिमिटेड? फ्रॉम द डेट व्हेन ही वाज एडमिटेड इन फर्म एज ए पार्टनर, वहां से उसकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। तीसरा, जो लाइबिलिटीज क्रिएट हो रखी है उसके एडमिशन से पहले वो जो लाइबिलिटीज क्रिएट हो रखी है उसके एडमिशन से पहले वो क्या उसके लिए वो लाइबल होगा या नहीं होगा? लाइबल नहीं होगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, बताना, जवाब देना। फर्म है, फर्म ने सप्लायर को ऑर्डर दिया है, हम कर रहे हैं क्रेडिट परचेज। क्या कर रहे हैं बेटा? हमने क्रेडिट परचेज के लिए सप्लायर को ऑर्डर दिया है 50 लाख रुपए का। हमने ऑर्डर दिया है 1/4/2025 को। एडमिशन हुआ है कब? एडमिशन ऑफ सी। ये पार्टनर कौन कौन है? ए और बी। एडमिशन हुआ है सी का 5/4/2025 को। ऑर्डर कब दिया था हमने? 1/4/25 को, 50 लाख रुपए के क्रेडिट परचेज का। एडमिशन हुआ है सी का कब? 5/4/2025 को। और गुड्स अराइव्ड, माल आया है बेटा कब? 7/4/2025 को। बताइए इसके लिए मिस्टर सी विल बी लाइबल और नॉट? बताइए इस परचेज के लिए मिस्टर सी लाइबल होगा या नहीं होगा? यस, इसके लिए मिस्टर सी क्या होगा? लाइबल होगा। बताइए लाइबिलिटी क्रिएट कब होती है? ऑर्डर देते ही या गुड्स आने के बाद? लाइबिलिटी ऑलवेज क्रिएट जब गुड्स आपको आएगा। तो गुड्स आया कब है? एडमिशन के बाद आया है। तो बताइए ये लाइबिलिटी बुक्स में कब क्रिएट हुई? ये लाइबिलिटी बुक्स में क्रिएट हो रही है एडमिशन के बाद। तो बताइए इसके लिए मिस्टर सी भी लाइबल होगा या नहीं होगा? यस, मिस्टर सी भी लाइबल माना जाएगा। गॉट द पॉइंट? अच्छा एक बात बताइए, जब मिस्टर सी का फर्म में क्या हुआ? एडमिशन हुआ। क्या हुआ बेटा? एडमिशन। एडमिशन पे क्या बनती है बेटा? एक पता है क्या? डीड बनती है। क्या बनती है? डीड बनती है। इस डीड में मिस्टर सी ने लिख दिया, क्या लिख दिया? आई एक्सेप्ट ऑल लाइबिलिटीज ऑफ फर्म प्रायर टू माई एडमिशन। कि मेरे एडमिशन से पहले फर्म में जितनी भी क्या है लाइबिलिटी है उन सबको मैं क्या करता हूँ? एक्सेप्ट करता हूँ। यहाँ पर पार्टनर ने क्या कर रखे हैं? अपने साइन कर रखे हैं। बताइए जिस पार्टनर ने यहाँ साइन कर दिए हैं, अब बताइए वो तो क्या कह रहा है कि मैं अपने एडमिशन से पुराने वाली जो लाइबिलिटी है उसको भी क्या करता हूँ? एक्सेप्ट करता हूँ। तो बताइए क्या वो पुराने वाले डेट के लिए भी लाइबल होगा या नहीं होगा? बताओ। डीड में लिख दिया, उसने डीड में लिख दिया कि भाई मैं पुराने वाले लोन अपने ऊपर एक्सेप्ट करता हूं। तो बताइए यहाँ पर न्यू पार्टनर
विल बी लाइबल और नॉट? जवाब दो, बताओ बेटा इसका जवाब क्या है? यस, इसका जवाब है नो। नया पार्टनर भी लाइबल मान लिया जाएगा, इसका जवाब यस है, अगर कंसेंट ऑफ क्रेडिटर इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड। अगर आपने यहाँ पर क्रेडिटर की कंसेंट ले ली थी, किसकी कंसेंट? क्रेडिटर की कंसेंट ले ली थी, तब तो मिस्टर सी भी क्या हो जाएगा? लाइबल। अदरवाइज केवल और केवल डीड में लिख देने से मिस्टर सी लाइबल नहीं होगा। केवल और केवल डीड में लिख देने से मिस्टर सी लाइबल नहीं होगा। मिस्टर सी की लाइबिलिटी क्रिएट होगी अगर अगर क्रेडिटर्स की वहां पर क्या ले ली गई? कंसेंट, तो ही मिस्टर सी क्या होगा? लाइबल होगा। अदरवाइज मिस्टर सी की लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। गॉट द पॉइंट? तो क्या कहता है, उसकी लाइबिलिटी स्टार्ट कहां से होती है? जिस दिन उसका फर्म में क्या होता है? एग्रीमेंट। अनलेस उसने डीड में लिख दिया था कि वो पुरानी वाली फर्म की लाइबिलिटी अपने ऊपर ले रहा है। ये कहता है कि पुरानी वाली लाइबिलिटी भी अपने ऊपर ली जा सकती है। क्रेडिटर में एग्री टू एक्सेप्ट, लेकिन अगर क्रेडिटर क्या होता है? एक्सेप्ट करेगा ना, तो ही लाइबिलिटी नए वाले पार्टनर पे आएगी। अदरवाइज वो लाइबिलिटी नए वाले पार्टनर पर वो लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। मतलब कि आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टॉपिक पढ़ा था नोवेशन। पहले लोन ले रखा था ए और बी ने, अब वो लाइबिलिटी किस पे जा रही है? ए, बी और सी पर। दैट कंसेप्ट इज नोन एज नोवेशन। और नोवेशन तब इफेक्टिव होता है जब क्रेडिटर ने भी क्या दे दियो? अपनी कंसेंट दे दियो। जब तक क्रेडिटर की कंसेंट नहीं होगी तब तक वो लाइबिलिटी नए वाले पार्टनर के ऊपर ट्रांसफर नहीं होगी। तो बताइए, अगर मैं डीड में लिख देता हूं कि मैं पुराने फर्म की लाइबिलिटी अपने ऊपर एक्सेप्ट करता हूं, तो क्या वो सारी लाइबिलिटी नए वाले पार्टनर पे आ जाएगी? नहीं आएगी। इसको हम बोलते हैं इप्सो फैक्टो। इप्सो फैक्टो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बाय इटसेल्फ। बाय इटसेल्फ, बाय इटसेल्फ का मतलब क्या होता है? डीड में लिखने से वो लाइबिलिटी नए वाले पार्टनर पर नहीं आएगी। बाय इटसेल्फ ऑटोमेटिक। केवल डीड में लिख देने से नया वाला पार्टनर लाइबल नहीं होगा। उसके लिए पहले आपको आउटसाइडर की भी क्या लेनी पड़ेगी बेटा? कंसेंट लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है सेक्शन 32, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। बताइए, फर्म से किसी भी पार्टनर का रिटायरमेंट होगा तो कैसे होगा? अगर कौन सी वाली पार्टनरशिप हो बेटा? फिक्स पीरियड पार्टनरशिप हो, तो वहां रिटायरमेंट कैसे होगा बेटा? विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। अगर पार्टनरशिप एट विल हो तो कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट लेके जा सकता है। बाकी पार्टनर्स को रिटर्न नोटिस किस चीज का? इंटेंशन टू रिटायर। इंटेंशन टू रिटायर का रिटर्न नोटिस देके वो फर्म से रिटायर होके जा सकता है। और तीसरी बात कहता है, अगर फर्म के डीड में, एग्रीमेंट में कुछ और कंडीशंस पहले से बता रखी हो, तो वो कंडीशन भी आपको पूरी करनी पड़ेगी। मतलब कि फर्म के डीड में लिखा हुआ था कि रिटायरमेंट लिया जा सकता है, 3 महीने पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। तो आपको 3 मंथ का नोटिस देना कंपलसरी है। तो डीड में लिखा है तो डीड के हिसाब से। अगर बताइए एक पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है, तो बेटा क्या होगा? रिटायरमेंट के बाद वो लाइबल होगा या नहीं होगा? रिटायरमेंट के बाद बताइए बेटा, उस पार्टनर की लाइबिलिटी होगी या नहीं होगी? मतलब कि ए, बी, सी 3 पार्टनर हैं, मिस्टर एक्स क्या ले रहा है? रिटायरमेंट। अच्छा, मिस्टर एक्स के रिटायरमेंट के बाद अगर फर्म ने लोन ले लिया, तो क्या मिस्टर एक्स लाइबल होगा या नहीं होगा? डिपेंड करता है, पहला एक्टिव पार्टनर था या स्लीपिंग पार्टनर था। एक्टिव पार्टनर को पब्लिक नोटिस देना कंपलसरी है। अगर एक्टिव पार्टनर ने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो वो अभी भी लाइबल माना जाएगा। लेकिन स्लीपिंग पार्टनर था तो उसको पब्लिक नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो सीधा जा सकता है। अब फर्म के काम के लिए वो लाइबल माना नहीं जाएगा। तो एक्टिव पार्टनर अगर हो तो उसको पब्लिक नोटिस देना कंपलसरी है। पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो वो फर्म के हर काम के लिए लाइबल होगा, जो क्रिएट कब हो रहे हैं? उसके रिटायरमेंट के बाद। क्लियर है? तो रिटायरमेंट के बाद के हर काम के लिए लाइबल होगा या नहीं होगा? होगा। लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझना, याद रखना। ए प्लस बी प्लस सी 3 पार्टनर थे, ये रिटायरमेंट लेके जा चुका है। और इस बात को आज कितने हो चुके हैं? 3 साल।
मिस्टर सी रिटायर हो चुके हैं, इस बात को आज हो चुके हैं 3 साल। पब्लिक नोटिस नहीं दिया बेचारे ने, नो पब्लिक नोटिस नहीं दिया। अब एक मिस्टर एक्स है जो कौन है, सप्लायर है। मिस्टर एक्स कौन है, सप्लायर है। अब मिस्टर एक्स ने उस फर्म को गुड सप्लाई कर दिया। मिस्टर एक्स कौन है बोलो, सप्लायर है जिसने फर्म को क्या कर दिया, गुड सप्लाई कर दिया। लेकिन वो सी के बारे में जानता ही नहीं है कि सी कौन था, या सी कभी यहाँ पार्टनर हुआ करता था, उसको नहीं पता। अब बताइए, उसने क्रेडिट पे फर्म को गुड सप्लाई कर दिया, यस और नो। मिस्टर सी का रिटायरमेंट हुआ या नहीं हुआ, हुआ। पब्लिक नोटिस दिया नहीं दिया, नहीं दिया। सप्लायर ने फर्म को क्या दे दिया, क्रेडिट पर गुड्स की सप्लाई। क्या वो सप्लायर मिस्टर सी से पैसा रिकवर कर सकता है, नहीं कर सकता। उसका रीजन क्या है बेटा, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि रिटायरिंग पार्टनर वाज अ पार्टनर इन द फर्म। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि कोई बंदा फर्म में पार्टनर है या हुआ करता था, आप उससे अपना पैसा क्लेम नहीं कर सकते हो, भले ही वो पब्लिक नोटिस देके नहीं गया हो। क्लियर है। लेकिन एक बात बताइए, अगर ए बी सी पार्टनर है, ए बी सी कौन है, पार्टनर है, रिटायरमेंट से पहले फर्म ने लोन लिया था, या रिटायरमेंट से पहले फर्म ने क्रेडिट पर गुड्स परचेज किए थे, रिटायरमेंट से पहले, और अब मिस्टर सी रिटायरमेंट लेके जा चुका है, तो क्या मिस्टर सी लाइबल होगा या नहीं होगा उस लोन को चुकाने के लिए, जो लाइबिलिटी क्रिएट कब हुई थी, रिटायरमेंट से पहले। बताइए मिस्टर सी लाइबल होगा या नहीं होगा। मिस्टर सी रिटायरमेंट लेके जा चुका है, और जो लाइबिलिटी क्रिएट कब हुई थी, रिटायरमेंट से पहले हुई थी। तो बताइए रिटायरमेंट के बाद आप लाइबल हो या नहीं हो, यस, अभी तक आप क्या हो, लाइबल हो। लेकिन अगर रिटायरमेंट के टाइम आपने बाकी पार्टनर्स के साथ एग्रीमेंट कर लिया था, और बाकी पार्टनर ने कहा था कि वो सारा लोन हम चुका देंगे, तो बताइए अब भी मिस्टर सी लाइबल है या नहीं है, अब भी मिस्टर सी लाइबल है, क्योंकि अभी तक क्रेडिटर्स की कंसेंट नहीं ली गई है। लेकिन एक बार क्रेडिटर की कंसेंट मिल जाती तो रिटायरमेंट के बाद आप लाइबल माने नहीं जाते। ये सारा का सारा कंसेप्ट था, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 मैंने आपको समझाए, आप एक बार दोबारा पढ़ेंगे। समझ गए बात। पॉइंट नंबर 3 पर आइए, आगे बेटा। पॉइंट नंबर सॉरी सेक्शन नंबर 33, टॉपिक आता है एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। एक्सपल्शन का मतलब होता है किसी भी पार्टनर को फर्म से बाहर निकालना, किसी भी पार्टनर को फर्म से बाहर निकालना। क्यों बाहर निकालना, देखो एक बात बताओ, एक पार्टनर है जो फर्म में धोखेबाजी करता है, एम्बेजलमेंट करता है, पैसे का हेरा फेरी करता है, उस पार्टनर को आप फर्म से बाहर निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे। तो लॉ क्या कहता है, सेक्शन 33 कहता है कि एक पार्टनर को फर्म से निकाला जा सकता है। उसकी पहली शर्त है कि एक्सपल्सन की पावर डीड में हो। कहाँ हो एक्सपल्सन की पावर, डीड में। और दूसरी शर्त यह है कि उसको निकालने के लिए कंसेंट चाहिए ऑल पार्टनर्स की या मेजोरिटी की। ऑल पार्टनर्स की कंसेंट कैसे मिलेगी, जिसको आप निकाल रहे हो वो कंसेंट क्यों देगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। ऑल पार्टनर की कंसेंट कैसे लगेगी, जिसको आप निकाल रहे हो वो कंसेंट देगा कि मुझे धक्का मार के बाहर निकाल दो। तो वहां पर अगर आपको किसी पार्टनर को निकालना है, फर्स्ट पॉइंट पावर डीड में होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, जिसको आप निकाल रहे हो उसके लिए कंसेंट चाहिए किसकी, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स की। और तीसरा गुड फेथ, तीसरा गुड फेथ, आपका इंटेंशन, आपकी नीयत क्या है। थर्ड मेन जो पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करता है, जो पार्टनर उसको निकालना चाह रहे हैं उनकी नीयत क्या है, इंटेंशन क्या है, जिसको हम बोलते हैं कि बोनाफाइड इंटेंशन का होना जरूरी है। और बोनाफाइड का मतलब क्या होता है समझना, जिस भी पार्टनर को आपको फर्म से बाहर निकालना है उसको पहले नोटिस दो, कारण बताओ कि हम तुझे क्यों फर्म से बाहर निकाल रहे हैं। उसको एक सुनवाई का क्या करो, मौका दो। क्या करो, अभी ये बात हो, कोर्ट भी तो एक इंसान को जब सजा देती है तो उसको पहले अपना पक्ष रखने का मौका देती है नहीं देती है, देती है ना। तो लॉ क्या कहता है कि आप किसी भी पार्टनर को फर्म से निकाल सकते हो, लेकिन फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, निकालने की पावर कहाँ हो, डीड में हो। मेजोरिटी पार्टनर निकालना चाहिए, और गुड फेथ हो। गुड फेथ का मतलब क्या है, जिसको भी आप निकाल रहे हो, पहला पॉइंट ध्यान रखना, जिसको भी निकाल रहे हो उसको आप क्या दोगे, नोटिस। और ये दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सुनवाई का मौका, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। और जिसको भी निकाल रहे हो उसको पहले क्या दोगे, नोटिस, और दूसरा क्या दोगे, सुनवाई का एक मौका, ताकि वो अपना पक्ष, अपना साइड रख सके, वो बता सके कि मुझे निकालना
नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है, म्यूचुअल कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं, तो वो कंफ्यूजन दूर करेगा नहीं करेगा, करेगा। और तीसरा जो मेन पॉइंट आता है, तुम उसको अपनी पर्सनल दुश्मनी के चक्कर में निकाल रहे हो। तुम्हारी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी है या वो फर्म को नुकसान करवा रहा है? अगर वो फर्म को नुकसान करवा रहा है तो निकाल सकते हो, मतलब कि फॉर बेनिफिट ऑफ फर्म, फॉर बेनिफिट्स ऑफ फर्म निकाला जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, यहाँ पर आना। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, निकाला जा सकता है। लेकिन फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, निकालने की पावर का हो, डीड में हो, मेजोरिटी निकालना चाहे, और गुड फेथ। और गुड फेथ कब माना जाएगा, उसको निकालना बिजनेस के इंटरेस्ट में हो, जिसको निकालना है उसको आप एक नोटिस दोगे और इसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट, सुनवाई का मौका दोगे। अगर आपने ये सारी शर्तें पूरी नहीं की और बेचारे को निकाल दिया तो उसका एक्सपल्शन नल है एंड वॉइड। वॉइड तो समझते हो ना, लीगली वैलिड माना नहीं जाएगा, और नल का मतलब होता है माना जाएगा ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। और अगर गलत तरीके से किसी पार्टनर को निकालोगे तो क्या वो कोर्ट में जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा। और कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट उसको पहला ऑप्शन देगी कि भाई तेरे साथ गलत हुआ है, हम तुझे वापस फर्म में क्या बना देते हैं, पार्टनर। कोर्ट पहले क्या बोलेगी कि तेरे साथ क्या हुआ है गलत, हम तुझे फर्म में क्या बना देंगे, पार्टनर। सेकंड नंबर, कोर्ट उसको बोलेगी कि भाई तेरे को निकाल दिया है, काम कर, तू तेरा हिसाब किताब कर ले और फर्म चलने दे और तू चला जा। और तीसरा, कोर्ट उसको क्या ऑप्शन देगी, फर्म को डिसॉल्व करने का। किसका, फर्म को डिसॉल्व करने का। तो यहाँ तीन बातें ध्यान रखना। जिसको भी निकाला जा रहा है, पहला कोर्ट उसको क्या बोलेगी, आपको वापस वहां बैठा दिया जाएगा जहां आप पहले पार्टनर के तौर पे हुआ करते थे, क्योंकि एक्सपल्शन क्या है, नल एंड वॉइड है। सेकंड ऑप्शन कोर्ट आपको क्या देगी, कोर्ट बोलेगी कि आप अपना अकाउंट हिसाब किताब कर लो, फर्म चलने दो। तीसरा ऑप्शन क्या देगी, आप फर्म को डिसॉल्व करने की डिमांड भी कर सकते हो। गॉट द पॉइंट। सेक्शन 34, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। बताइए, जो बंदा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, क्या वो आज के बाद हमारा पार्टनर है? नो। तो सर, जो हमारा पार्टनर नहीं है, क्या उसके लिए उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा? नो। जो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया है उसके लिए उसको पब्लिक नोटिस देने की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, जो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया उसके किसी भी काम के लिए फर्म और आज के बाद फर्म के काम के लिए वो लायबल माना नहीं जाएगा। मतलब एक बंदा अगर आज इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है बाय कोर्ट, जिसको बोलते हैं एजुडिकेशन, कि कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, जिस दिन बंदा कोर्ट में इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, आज के बाद वो फर्म का पार्टनर, यस और नो, फर्म का पार्टनर नहीं है। दूसरा, उसके काम के लिए फर्म और फर्म के काम के लिए वो लायबल नहीं है, और पब्लिक नोटिस देने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन एक ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि मिस्टर एक्स इंसॉल्वेंट हो गए, लेकिन इंसॉल्वेंट होने के बावजूद भी फर्म उसको एज ए पार्टनर रिप्रेजेंट करती है। तो बताइए, क्या फर्म के काम के लिए मिस्टर एक्स और मिस्टर एक्स के काम के लिए फर्म लायबल होगी या नहीं होगी? यस होगी, क्योंकि आप इंसॉल्वेंट होने के बाद फर्म के पार्टनर हो या नहीं हो? नहीं हो। इंसॉल्वेंट होने के बाद फर्म के पार्टनर नहीं हो, ना पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन इंसॉल्वेंट होने के बावजूद भी अगर फर्म आपको पार्टनर के तौर पे क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, तो आपको पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मान लिया जाएगा, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मान लिया जाएगा। तो आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। गॉट द पॉइंट? पक्का हो गया। और फिफ्थ नंबर पॉइंट, सेक्शन 35 क्या कहता है, बताइए। जिस बंदे की डेथ हो गई, डेथ कैसे होगी, अगर एट विल वाली फर्म हो और फिक्स पीरियड वाली हो तो डेथ के लिए कोई कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और डेथ वाले केस में कोई पब्लिक नोटिस की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो बताइए, डेथ के केस में मिस्टर ए की डेथ हो गई और मरते मरते वो 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ गए। मिस्टर, हमारे जो एक्स पार्टनर हुआ करते थे, उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, मरते मरते 50 लाख की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं स्टेट, जायदाद। कितनी स्टेट छोड़ गए वो, 50 लाख की स्टेट छोड़ गए। मुझे बताइए, क्या मरने के बाद फर्म अगर लोन लेती है तो क्या जो मर गया वो लायबल है या नहीं है? जो मर गया वो पब्लिक नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती है, जो मर गया वो आज के बाद फर्म का पार्टनर नहीं है। तो फर्म के काम के लिए वो और उसके काम के लिए फर्म लायबल नहीं होगी। गॉट द पॉइंट? लेकिन एक बात सुनो, उसके मरने से पहले जो काम हुए थे उसके लिए जो मर गया वो लायबल है? नहीं, जो मर गया वो तो लायबल नहीं है। लेकिन जो काम कब तक हुए थे बेटा, उसके एडमिशन के बाद
और उसके डेथ तक जो काम हुए थे उसमें लाइबिलिटी तो आपकी अनलिमिटेड है, बट दैट अमाउंट के लिए लाइबल जो मर गया वो नहीं है, उसकी स्टेट है, मतलब उसकी जायदाद से वो पैसा वसूल किया जा सकता है। लेकिन कौन सा वाला पैसा? वो लाइबिलिटीज जो क्रिएट कब हुई थी? मिस्टर एक्स की डेथ से पहले। उसके लिए अगर फर्म पे नहीं करती है, देखो लाइबिलिटी तो फर्म की होती है, अगर फर्म पे नहीं करती है तो उसके लिए लाइबल कौन हो गया? जो मर गया वो भी होगा, बस उसका लीगल है, पर्सनल लाइबल नहीं होगा। जो उसका उत्तराधिकारी है पर्सनल लाइबल नहीं होगा, वो सारा पैसा उसकी स्टेट से क्या किया जाएगा? रिकवर किया जाएगा, जो पार्टनर की डेथ हो गई। नेक्स्ट टॉपिक, सेक्शन 36। हाँ जी बेटाओ, सेक्शन 36। मुझे बताइए कि जिस पार्टनर का फर्म से रिटायरमेंट होता है, क्या रिटायरमेंट के बाद वो बंदा सेम वही काम कर सकता है जो काम पहले वो फर्म में किया करता था? जैसे कि मेरा रिटायरमेंट होता है समर से, मान लो, तो रिटायर होने के बाद मैं क्या करूंगा? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि रिटायरमेंट लोग लेते ही क्यों हैं? लोग रिटायरमेंट इसलिए नहीं लेते हैं कि वो बुढ़े हो गए। लोग रिटायरमेंट फर्म से तब लेते हैं जब उनकी आपस में बननी क्या हो जाए? बंद हो जाए। जब पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट होते हैं तो लोग क्या करते हैं? रिटायरमेंट लेते हैं। मुझे बताओ कौन सा तुमने ऐसा इंसान को देखा जो बुढ़ापे के कारण रिटायरमेंट ले रहा, वो भी बिजनेस से? गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट होता है, कंपलसरी है, लेकिन बुढ़ापे के कारण बिजनेस से रिटायरमेंट कौन लेता है? कोई नहीं लेता। घर में 80-80 साल के बुजुर्ग बैठे होते हैं जो 80 ईयर के होने के बावजूद जितना टाइम होता है उनके पास उतना वो बिजनेस में देते हैं। रिटायरमेंट पार्टनरशिप से क्यों लेगा? कौन इंसान कौन लेगा? जब उसका फर्म में क्या हो जाए? डिस्प्यूट हो जाए, तो ही वो क्या करेगा? रिटायरमेंट लेगा फर्म से। लेकिन रिटायरमेंट लेने के बाद वो क्या करेगा? क्या अपना सेम बिजनेस करेगा? नहीं करेगा। आज अगर मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं अगर आज रिटायरमेंट लेता हूँ तो बाद में मैं क्या करूंगा? पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पढ़ाने के अलावा कुछ और आता ही नहीं है। तो लॉ कहता है कि आप सेम काम कर सकते हो जो आप पहले किया करते थे, बट बट थोड़ी सी बातें ध्यान रखना। क्या? आप फर्म का नाम यूज नहीं कर सकते। आप सेम बिजनेस कर सकते हो बट अपने आप को पुरानी वाली फर्म का रिप्रेजेंटेटिव बता नहीं सकते। एंड सॉलिसिट द कस्टमर्स, इसको बोलते हैं कस्टम्स ऑफ पर्सन। कस्टम्स ऑफ पर्सन का सिंपल मतलब होता है क्या? कस्टमर्स। आप पुरानी वाली फर्म के कस्टमर तोड़ नहीं सकते। सॉलिसिट का मतलब होता है तोड़ना। आप पुरानी वाली फर्म के कस्टमर्स नहीं तोड़ सकते। हाँ, वो कस्टमर अपने आप अपनी इच्छा से आ जाए आपके पास तो बात अलग है, लेकिन आप उस कस्टमर को तोड़ नहीं सकते। आप उसको ये नहीं कह सकते हैं कि वहां पर तेरी रेट मुझे पता है ये लग रही है, इधर आजा, मैं रेट तेरी क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। ऐसा गलत अनएथिकल एक्टिविटीज आप नहीं कर सकते हो। तो आप सेम बिजनेस कर सकते हो, यस, अपने बिजनेस को बकायदा एडवर्टाइज भी कर सकते हो, बट पुरानी फर्म का नाम यूज नहीं कर सकते, अपने आप को पुरानी फर्म का रिप्रेजेंटेटिव बता नहीं सकते, और पुरानी फर्म के कस्टमर्स को सॉलिसिट कर नहीं सकते। लेकिन अच्छा, जब आपका रिटायरमेंट होता है, बाकी पार्टनर आप पे रेस्ट्रिक्शन लगा दे कि अब जिंदगी भर ये वाला काम नहीं करना, तो क्या वो रेस्ट्रिक्शन वैलिड है या नहीं है? तो सेक्शन 27 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद हो अगर आपको, तो वहां पर लिखा जाता है कि अगर किसी रिटायरिंग पार्टनर पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, अगर वो रेस्ट्रिक्शन अगर रीजनेबल है तब तो वो रेस्ट्रिक्शन वैलिड होगी। अगर अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई जाए तो वो रेस्ट्रिक्शंस को वैलिड माना नहीं जाएगा। रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल क्या होती है? जैसे कि मेरा रिटायरमेंट होता है, बाकी टीचर मुझे बोलते हैं कि मनीष जी आप समर से रिटायरमेंट ले रहे हो, नेक्स्ट 6 मंथ तक आप ये वाला काम नहीं करोगे, रीजनेबल है। मुझे बोलता है कि समर्थ कॉमर्स क्लासेस के जो ये बिल्डिंग है उसके आप 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की रेंज में नहीं पढ़ाओगे, ये भी क्या है? रीजनेबल है। तो रीजनेबल दो प्रकार की होती है, टाइम पीरियड की रीजनेबलनेस और लोकल लिमिट की रीजनेबलनेस। रीजनेबलनेस समझ गए ना? तो दो प्रकार की रीजनेबलनेस को चेक किया जाएगा, पहला टाइम और दूसरा लोकल लिमिट। अगर इनमें से कोई भी अनरीजनेबल है तो वो जो रेस्ट्रिक्शन आप पे लगाई गई थी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो वैलिड मानी नहीं जाएगी। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हो तो वैलिड है, और अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई जाए तो वो वैलिड मानी नहीं जाएगी। सेक्शन 37। मुझे बताइए, आज फर्म से मेरा रिटायरमेंट होता है, फर्म है, फर्म से मैं क्या ले रहा हूँ बेटा? रिटायरमेंट। या मेरी क्या हो जाती है? डेथ। तो बताओ मेरा कैपिटल
मुझे वो लोग रीपे करेंगे नहीं करेंगे? बोलो, मेरी कैपिटल रीपे करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। अगर मैं फर्म से रिटायरमेंट ले रहा हूँ या मेरी डेथ हो रही है तो मेरी जो कैपिटल है वो मुझे रीपे होगी या नहीं होगी? हो जाएगी। कितना टाइम लग जाएगा वो फाइनल अकाउंट बनाने में, और मैं कितना टाइम लग जाएगा? 5 दिन, 10 दिन। लेकिन अगर मेरा पेमेंट में क्या हो रहा है, डिले हो रहा है, वो भी कितना बेटा? अनरीजनेबल। अनरीजनेबल डिले हो रहा है किस चीज के अंदर? मेरे फाइनल पेमेंट में। तो जितने भी टाइम पीरियड का क्या हुआ है, डिले हुआ है, जितने भी टाइम का आपका क्या हुआ बेटा? बोलो, डिले हुआ है। आपके पास दो ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? दो ऑप्शन है। सेक्शन 37 क्या कहता है? आपका रिटायरमेंट हो गया या आपकी डेथ हो गई, आपका फाइनल पेमेंट हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो वो पैसा कहाँ है? फर्म में। फर्म उसको क्या कर रही है? बिजनेस में यूज। तो जितने भी टाइम का डिले हुआ है उस पे आप 6% पर एनम का क्या मांग सकते हैं? इंटरेस्ट। और शेयर इन प्रॉफिट। शेयर इन प्रॉफिट। शेयर इन प्रॉफिट कहां से कहां तक? जिस दिन आपकी डेथ हुई, डेथ से लेके जितना भी टाइम लगा आपका किसमें? फाइनल पेमेंट करने में, इस दौरान फर्म ने जितना भी प्रॉफिट कमाया उसमें आप क्या मांग सकते हैं? अपना शेयर। इस दौरान फर्म ने जितना भी प्रॉफिट कमाया उसमें आप क्या मांग सकते हैं? अपना शेयर। इन पीएसआर? नो, इन कैपिटल रेशो। तो जितने भी टाइम का डिले होता है उस टाइम के अंदर आप चाहो तो 6% पर एनम का इंटरेस्ट, और पीएसआर के हिसाब से नहीं, कैपिटल के हिसाब से आप प्रॉफिट में शेयर मांग सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, एक बात छोटी सी बता रहा हूं, 3 पार्टनर हैं, ए प्लस बी प्लस सी। बताइए, अगर मिस्टर सी का रिटायरमेंट होता है, वो अपना शेयर इन प्रॉफिट किसको बेच के जाएगा? ए को देके जाएगा या बी को देके जाएगा, या बोथ को देके जाएगा? बोथ को। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि वो ए को बेच जाए या बी को बेच जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि एक पार्टनर जिसका रिटायरमेंट हो रहा है वो फर्म के प्रॉफिट में अपना हिस्सा किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर को बेच जाए? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है ओनली इफ स्पेसिफाइड इन डीड। ऐसा तब ही हो सकता है अगर कहाँ लिखा गया हो? डीड में लिखा गया हो। अगर डीड में लिखा गया है कि रिटायरिंग पार्टनर कैन सेल हिज शेयर टू एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो ही आप क्या कर सकते हो? फर्म के प्रॉफिट में अपना हिस्सा किसी एक पार्टनर को बेच सकते हो। नॉर्मली ऐसा होता है कि आपके जाने से रिमेनिंग पार्टनर जो दोनों है ना, उनका शेयर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन अगर डीड में लिखा हुआ है कि रिटायरिंग पार्टनर अपना हिस्सा किसी एक पार्टनर को भी बेच के जा सकता है, तो ही आप क्या कर सकते हो? अपना हिस्सा किसी एक पार्टनर को बेच सकते हो। तो सुनना मेरी बात, मिस्टर सी का क्या हो गया? रिटायरमेंट। सी ने अपना जो शेयर इन प्रॉफिट था सोल्ड टू मिस्टर ए एज पर टर्म्स, या जिसको हम बोलते हैं पावर स्पेसिफाइड इन डीड। डीड में पावर थी, और डीड की पावर के हिसाब से मिस्टर सी ने अपना हिस्सा किसको बेच दिया? मिस्टर ए को बेच दिया। तो बताइए, गुडविल का पेमेंट कौन किसको करेगा? ए देगा किसको? सी को। देखो, सी ने अपना हिस्सा किसको बेचा है? सी ने अपना प्रॉफिट में शेयर ए को बेचा है ना। तो सी को रिटायरमेंट के टाइम जो गुडविल का पेमेंट होगा वो कौन करेगा? ए करेगा। ए विल पे टू सी। क्या पे करेगा? गुडविल। किसकी गुडविल? जो सी रिटायर हुआ है उसके हिस्से की जो गुडविल है पेमेंट कौन करेगा? ए। और लॉ कहता है कि इफ पेड, मतलब सी ने अपना हिस्सा मिस्टर ए को दे दिया और ए ने गुडविल का पेमेंट भी कर दिया। सी ने अपना हिस्सा किसको बेच दिया? तो सी ने अपना हिस्सा बेच दिया किसको? ए को। क्यों बेच दिया ए को? क्योंकि डीड में पावर थी। आपने अपना हिस्सा बेच दिया, और जो मिस्टर कौन था? ए था। उसने आपको क्या कर दिया? गुडविल का पेमेंट भी कर दिया। नाउ
इन केस ऑफ डिले, डिले किस चीज का? फाइनल पेमेंट का। अगर फाइनल पेमेंट में क्या हो रहा है? डिले हो रहा है। फाइनल पेमेंट में डिले कौन कर रही है बेटा? कौन डिले कर रहा है? ए डिले कर रहा है या फर्म डिले कर रही है? फर्म, क्योंकि कैपिटल आपको वापस कहां से मिलेगी? ए देगा या फर्म देगी? अगर फर्म आपको फाइनल पेमेंट में डिले कर रही है, ओनली इंटरेस्ट कैन बी अवॉर्डेड। केवल और केवल क्या मिलेगा बेटा? इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट में शेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि सी अपने हिस्से का प्रॉफिट में शेयर ऑलरेडी मिस्टर ए को बेच चुका है। और केवल क्या मिलेगा? बोलो, केवल और केवल क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। अब आप प्रॉफिट में शेयर मांग नहीं सकते। गॉट द पॉइंट? ये था तुम्हारे पास में कौन सा? सेक्शन 37। और लास्ट आता है तुम्हारे पास कौन सा? 38। 38 क्या कहता है समझना। 3 पार्टनर है, ए बी सी, ये तीनों बिजनेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं से क्रेडिट पे गुड्स खरीदते होंगे। तो मिस्टर सी के फादर इन लॉ या मिस्टर सी का कोई भी रिलेटिव, उसने आउटसाइडर को दे रखी है गारंटी। क्या दे रखी है? गारंटी दे रखी है कि तुम फर्म को क्रेडिट पे गुड सप्लाई कर दो, फर्म आपको पे कर देगी। अगर फर्म पे नहीं करती है तो मैं आपको पे कर दूंगा। उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस गारंटी। तो किसी थर्ड पार्टी ने फर्म के सप्लायर को गारंटी दे रखी है ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, कि फर्म के बिहाफ पे मैं देता हूं गारंटी, अगर फर्म पे नहीं करेगी तो मैं आपको पे कर दूंगा। देन वहां पर लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि जितनी भी कंटिन्यू गारंटी दे रखी थी, फर्म को दे रखी थी या थर्ड पार्टी ने दे रखी थी फर्म के ट्रांजेक्शन के लिए, तो वो सारी की सारी गारंटीज क्या हो जाएगी? रिवोक, खत्म हो जाएगी। कब? जिस समय फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? चेंज। फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो रहा है, चाहे किसी नए पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा हो, चाहे किसी पुराने वाले की डेथ हो रही हो, रिटायरमेंट हो रहा हो, इंसॉल्वेंसी हो रही हो, फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चेंज हुआ तो जितनी भी कंटिन्यूस गारंटी थी पुराने वाली, वो सारी क्या हो जाएगी? रिवोक हो जाएगी। अनलेस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ था कि ये कंटिन्यू गारंटीज रिवोक नहीं होगी, चाहे फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आ जाए? चेंज आ जाए, तो ये गारंटीज रिवोक नहीं होगी। अदरवाइज जितनी भी कंटिन्यूस गारंटीज है वो सारी रिवोक मान ली जाएगी जब भी फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज आएगा। गॉट द पॉइंट? ये था सेक्शन 38। यहाँ पर तुम्हारा यूनिट नंबर 2 क्या होता है बेटा? एंड। हाँ जी बेटा, आओ यूनिट नंबर 3 पर। तो हमने अभी तक यूनिट नंबर 2 किया था, अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? यूनिट नंबर 3 के बारे में। फटाफट करेंगे, आ जाओ। टॉपिक दे रखा है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। पहला क्वेश्चन, क्या फर्म का मीन्स पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है? नहीं, ऑप्शनल है। इंग्लिश लॉ में कंपलसरी है, लेकिन इंडियन लॉ के हिसाब से क्या है? ऑप्शनल है। जब चाहो आप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। सर फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा बेटा? पूरा ऑनलाइन होता है। अगर आप राजस्थान में हो तो गूगल पे सर्च कर लेना राजस्थान SSO, राजस्थान SSO। वहाँ पर अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करना है, और लॉगिन आईडी क्रिएट करने के बाद में वहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट क्या करना है? सबमिट करना है। तो फर्म का रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है? आप बाय पोस्ट भेज सकते हो पुराने ज़माने के हिसाब से, या खुद जाके रजिस्ट्रार के ऑफिस में डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो, या तीसरा जो आज के ज़माने का तरीका है वो कौन सा है? ऑनलाइन। कौन से रजिस्ट्रार को भेजोगे? राजस्थान में अगर आपका प्रिंसिपल प्लेस है तो राजस्थान को, अगर यूपी में लगा रहे हो तो यूपी के रजिस्ट्रार को आपको भेजना पड़ेगा। उस रजिस्ट्रार का नाम होता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी नहीं है, ये रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है। क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजने हैं? देखो इसमें होता है फॉर्म ए। क्या होता है? फॉर्म ए, जो ऑनलाइन डाउनलोड करना पड़ता है, फिल करना पड़ता है और सबमिट करना पड़ता है। फॉर्म ए के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन पूछते हैं? यहाँ लिखा है ना, स्टेटमेंट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म और फीस। फीस हर स्टेट की क्या है? अलग अलग है। तो वहाँ पर आपको एक फॉर्म ए मिलेगा जिसमें आपको क्या क्या बताना है? फर्म का नाम, फर्म का प्लेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ अदर प्लेस जहाँ जहाँ आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, डेट जिस दिन से ईच पार्टनर ने फर्म को क्या किया है? ज्वाइन किया है, नेम एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स का नाम और उनका परमानेंट एड्रेस, और फर्म का ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या होता है बेटा? या तो एट विल होता है या फिक्स पीरियड होता है। क्लियर है? और साथ में क्या करना पड़ता है? उस फॉर्म ए को भर के आपको नोटेरी करवाना पड़ता है। कोर्ट में बैठा नोटेरी,
उससे नोटरी करवा लो या सीए से स्टैंप लगवा लो। तो ये कहता है कि उसको बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है, फॉर्म को वेरीफाई करवाना पड़ता है। और सेकंड नंबर बोलता है जो फॉर्म आप बना रहे हो उसमें ये वर्ड्स आपको यूज़ नहीं करने। ये वर्ड्स जो क्राउन, क्वीन, किंग, एम्प्रेस, एम्पीरियल, रॉयल, ये वर्ड आपको यूज़ नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने इन वर्ड्स को बैन कर रखा है। क्यों बैन कर रखा है? जब 1947 के बाद में जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो हमने गवर्नमेंट ने क्या किया था कि एक सिस्टम सेट किया था कि आज से कोई राजा नहीं है, कोई महाराजा नहीं है, आज से सब क्या है, नॉर्मल सिविलियंस है। आप अपना बिजनेस करो एज ए नॉर्मल सिविलियंस। आपको इस तरीके से बिजनेस नहीं करना है जिससे ये लगे कि भैया आप कोई राजा महाराजा हो जिसका बिजनेस है। तो इन वर्ड्स को आपको यूज़ नहीं करना है फर्म के नाम में। देखो सुनना मेरी बात, कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जैसे कि रॉयल इनफील्ड, वो प्रोडक्ट का नाम है। मैं प्रोडक्ट के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मैं किसके लिए मना कर रहा हूँ, फर्म के नाम के लिए। फर्म के नाम में ये वर्ड होने नहीं चाहिए। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको जो भी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है वो रजिस्ट्रार को भेजना पड़ता है विद फीस। जब रजिस्ट्रार के पास वो डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो रजिस्ट्रार इस फॉर्म को क्या कर देगा, रजिस्टर्ड कर देगा। क्या कर देगा, रजिस्टर करने का मतलब होता है रजिस्ट्रार के पास एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में इस फर्म के नाम की क्या कर देगा, एंट्री कर देगा। आजकल के ज़माने में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते तुम्हारे, वरना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा करते थे कि फर्म के रजिस्ट्रेशन की डेट क्या मानी जाएगी। फर्म के रजिस्ट्रेशन की डेट वो मानी जाएगी जिस दिन आपने फर्म के सारे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को सबमिट किए थे विद फीस और रजिस्ट्रार हो गया था सेटिस्फाइड का मतलब रजिस्ट्रार को ये सेटिस्फाई हो गया था कि सारे डॉक्यूमेंट एंड फीस क्या हो चुके हैं, डिपॉजिट। उसी दिन को क्या माना जाएगा, फर्म के रजिस्ट्रेशन की डेट माना जाएगा। क्लियर है? और फर्म को रजिस्टर करने के बाद में रजिस्ट्रार क्या करेगा, आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा। क्या इशू कर देगा, सर्टिफिकेट। नेक्स्ट आता है कि लेट रजिस्ट्रेशन। मुझे बताइए क्या इंडिया के अंदर फर्म को रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी है? नहीं है। मैंने आज फर्म बनाई है और रजिस्टर्ड करवाता हूँ 10 साल बाद, तो क्या 10 साल बाद रजिस्टर्ड करवा सकता हूँ? यस, करवा सकता हूँ। सर कोई पेनल्टी? यस, 100 रुपये की पेनल्टी लगेगी फॉर द डिले ईयर्स। जितने साल का आपने क्या किया है, डिले किया है, हर साल की 100 रुपये की पेनल्टी लगेगी। गॉट द पॉइंट? और लेट रजिस्ट्रेशन भी आप करवा सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 69। सुनना मेरी बात, अगर आप फर्म को रजिस्टर नहीं करवाते हो तो इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। फर्स्ट पॉइंट, आपने कस्टमर को क्रेडिट पे गुड्स भेजा था, कस्टमर अब पेमेंट नहीं कर रहा, तो क्या आप उस कस्टमर पे कोर्ट में केस कर सकते हो? अगर आपकी फर्म क्या है, अनरजिस्टर्ड है, तो आप उस पर केस नहीं कर सकते हो। हाँ, रजिस्टर्ड करवा लो और आप उस पर केस कर दो। मतलब कि अगर आज मेरी फर्म अनरजिस्टर्ड है और मुझे किसी कस्टमर पे केस करना है तो मैं नहीं कर सकता। तो सिंपल सा फंडा क्या है, रजिस्ट्रार के ऑफिस जाओ, फर्म को रजिस्टर्ड करवाओ, देन कस्टमर पे क्या कर दो, केस कर दो। लेकिन सर ऐसे कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन तो आज होगा और सेल तो पुरानी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फर्म का रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। और जब आप फर्म का रजिस्टर्ड करवाते हो ना तो वहाँ पर क्या लिखना पड़ता है पता है ना आपको, डेट। डी नंबर पॉइंट पढ़ो, डेट में क्या लिखा गया, डेट किस दिन से पार्टनर्स ने ज्वाइन किया है। तो ज्वाइनिंग की डेट तो पुरानी वाली आएगी या नई वाली आएगी, पुरानी वाली आएगी ना। मतलब कि आपकी फर्म रजिस्टर्ड कब से हो जाएगी, पुरानी वाली डेट से रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो आप पार्टनर्स को बोलो कि भैया पहले फर्म को रजिस्टर्ड करवाओ, देन हम आउटसाइडर पे क्या कर देंगे, केस कर देंगे। तो अगर आपकी फर्म क्या है, अनरजिस्टर्ड है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जो सिविल कोर्ट होता है। सिविल कोर्ट का मतलब क्या होता है, जब आपने किसी को गुड्स क्रेडिट पे दिया, वो पेमेंट नहीं कर रहा है, तो हम जो केस करते हैं ना वो जाते हैं सिविल कोर्ट में। मर्डर के केस हो गए, ये केस कहाँ जाते हैं बेटा, क्रिमिनल कोर्ट में। तो सिविल केस अगर आपको करना है तो आपको पहले फर्म रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी। तो अगर फर्म के नाम से कोई भी आपको केस करना है आउटसाइडर पे, तो पहले फर्म को रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी है। सेकंड नंबर के लिए चल पहले एक बार थर्ड नंबर पॉइंट पे आओ। सेकंड नंबर में भी आपको समझाऊंगा, पहले थर्ड नंबर पॉइंट पे आओ। अच्छा देखो, 4 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर ने मिलके क्या किया, उसको फर्म से बाहर निकाल दिया। क्या एक पार्टनर को फर्म से एक्सपेल किया जा सकता है? यस, अगर डीड में लिखा हो तो। अगर डीड में लिखा हुआ नहीं है तो एक्सपेल नहीं कर सकते। मैं कहता हूं कि डीड में लिखा हुआ नहीं है, फिर भी बाकी पार्टनर्स ने क्या किया, एक पार्टनर को फर्म से बाहर निकाल दिया, तो बताइए वो बंदा अब उन पे कोर्ट में केस करेगा ही नहीं करेगा? कौन? जो अग्रीव्ड पार्टनर है वो बाकी पार्टनर्स पे या फर्म पे कोर्ट में केस करेगा ही नहीं करेगा? करेगा ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर फर्म तुम्हारी अनरजिस्टर्ड है तो आप फर्म पे और बाकी पार्टनर्स पे कोर्ट में केस नहीं कर सकते। मतलब कि अगर तुम्हारी फर्म अनरजिस्टर्ड है तो आप उन पर कोर्ट में केस
नहीं कर सकते तो पहले क्या करना पड़ेगा, फर्म रजिस्टर्ड। अच्छा, बाकी पार्टनर को तुम क्या बोलोगे कि भैया यार फर्म रजिस्टर्ड करवाओ, मुझे तुम पे केस करना है, तो क्या वो फर्म रजिस्टर्ड करने के लिए हाँ भर देंगे? नहीं हाँ भरेंगे ना। तो लॉ कहता है कि वैसे तो केस नहीं कर सकते हो, लेकिन जहाँ जहाँ तुम्हारे पास में राइट्स थे, जो जितना भी तुमने यूनिट नंबर 2 तक पढ़ा है, जहाँ जहाँ पार्टनर के पास में क्या होते हैं, राइट्स होते हैं, अगर बाकी पार्टनर आपको अपने जो राइट्स है उसको यूज़ करने से क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। जैसे कि आपका प्रॉफिट में राइट है, बाकी पार्टनर आपको प्रॉफिट में हिस्सा नहीं दे रहे हैं। आपके पास में राइट है कि तुमसे लोग कंसल्ट करें, अगर वो तुमसे कंसल्ट नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी सुन नहीं रहे हैं, तो तुम्हारा राइट क्या हो गया, छीन लिया गया, रिलिंक्विश कर लिया गया। तो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि मेरे राइट रिलिंक्विश किए गए हैं और फर्म अनरजिस्टर्ड है, तो बाकी पार्टनर पे आप कोर्ट में केस कर सकते हो क्या? वैसे तो केस नहीं कर सकते हो, लेकिन कोर्ट में जाके फर्म को लिक्विडेट करने की डिमांड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? लिक्विडेट, डिसॉल्व करने की डिमांड कर सकते हो। सेकंड नंबर पॉइंट पे आओ, सेकंड नंबर पॉइंट पे आओ, देखो समझना मेरी बात। तुम्हारी फर्म है जिसका नाम क्या है, मान लो 3 पार्टनर हैं, A प्लस B प्लस C, ये तुम्हारी फर्म है। ये है एक आउटसाइडर, तुमने फर्म से इस आउटसाइडर को लोन दे दिया, कितने रुपए का? 5 लाख का। फर्म ने इस आउटसाइडर को लोन दिया है, कितने का? 5 लाख का। इस आउटसाइडर ने क्या किया, 5 लाख के लोन से क्या स्टार्ट कर लिया, बिजनेस। देन इसने आपको क्रेडिट सेल्स की है, क्या किए, क्रेडिट सेल्स 10 लाख के। आपने इसको कितना लोन दिया था, 5 लाख का, इसने आपको क्या किया है, क्रेडिट सेल्स की है, कितने की, 10 लाख रुपए की। गॉट द पॉइंट। और इसने आपको क्रेडिट सेल्स की थी कितने टाइम के लिए, 1 मंथ के लिए। मैं कहता हूं कि वो 1 मंथ ओवर हो गए, ओवर का मतलब खत्म हो गए, बट फर्म ने उसको पेमेंट नहीं किया। पेमेंट किया नहीं किया, अभी तक आपने उसको पेमेंट नहीं किया। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि तुम्हारी फर्म कौन है, अनरजिस्टर्ड है, कौन है, अनरजिस्टर्ड है। तो मेरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या आउटसाइडर क्या श्यू करेगा या नहीं करेगा ऑन फर्म। देखो, अनरजिस्टर्ड फर्म कस्टमर पे केस नहीं कर सकती, लेकिन कस्टमर अनरजिस्टर्ड फर्म पे केस कर सकता है। गॉट द पॉइंट। अच्छा, उसने आपके ऊपर केस कर दिया कितने का, 10 लाख रुपए का। तुमने कोर्ट में बोला कि सर हम भी तो इससे कितने मांगते हैं, 5 लाख, हम इसको 10 लाख पेमेंट क्यों करेंगे। मान लेते हैं कि आउटसाइडर ने आप पर कोर्ट में केस कर दिया, कितने के लिए, 10 लाख के लिए। तो आप उस आउटसाइडर पर कोर्ट में बोलोगे नहीं बोलोगे कि सर हम भी तो 5 लाख मांगते हैं, वो एडजस्ट कराओ। एडजस्ट करवाने को बोलते हैं सेट ऑफ करवाना, और लॉ कहता है कि सेट ऑफ आप नहीं मांग सकते। अनरजिस्टर्ड फर्म में आप सेट ऑफ की जो डिमांड होती है वो नहीं कर सकते। अनरजिस्टर्ड फर्म सेट ऑफ की डिमांड नहीं कर सकती। गॉट द पॉइंट। तो अनरजिस्टर्ड फर्म के साथ प्रॉब्लम क्या होगी, आउटसाइडर पे केस नहीं कर सकते। आउटसाइडर आप पर केस कर सकता है, लेकिन आउटसाइडर ने आप पे 10 लाख का केस कर दिया, आप उससे 5 लाख मांगते हो, तो वो 5 लाख रुपए एडजस्ट करवा सकते हो, नहीं। तो फटाफट एक काम करो, पहले फर्म क्या करवा लो, रजिस्टर्ड, देन आउटसाइडर पे क्या कर लेना, केस कर लेना। क्लियर है। तो क्या अनरजिस्टर्ड फर्म आउटसाइडर पे केस कर सकती है, यस और नो? नो। आउटसाइडर क्या अनरजिस्टर्ड फर्म पे केस कर सकता है, यस। क्या अनरजिस्टर्ड फर्म सेट ऑफ की डिमांड कर सकती है, नो। क्या अनरजिस्टर्ड फर्म के जो पार्टनर हैं वो एक दूसरे पे या फर्म पे केस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन अगर जहाँ पर भी आपके राइट रिलिंक्विश किए गए हैं, आप लिक्विडेशन, वाइंड अप की डिमांड कर सकते हो कोर्ट में, या नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। गॉट द पॉइंट। सारी बातें समझ में आ गई, आगे बढ़े। थर्ड पार्टी फर्म पे क्या कर सकती है, केस कर सकती है। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म डज नॉट अफेक्ट द फॉलोइंग राइट्स, मतलब कि इन राइट्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पहला, थर्ड पार्टी यहाँ पर शू कर सकती है राइट ऑफ पार्टनर टू शू फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अभी मैंने आपको बताया था फर्म को डिसॉल्व करने की डिमांड कर सकते हो। द पावर ऑफ ऑफिशियल असाइनी रिसीवर ऑफ कोर्ट टू रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर। तुम्हारा एक पार्टनर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। जब कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी बेचने के लिए कोर्ट की तरफ से एक बंदा आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑफिशियल असाइनी, या क्या बोलते हैं, रिसीवर। बताइए, रिसीवर फर्म को बोलेगा या नहीं बोलेगा कि मिस्टर ए के जो 50 लाख रुपए फर्म में कैपिटल है वो रिटर्न करो, बोलेगा ना।
रिसीवर क्या बोलेगा कि फर्म के अंदर जो पार्टनर था मिस्टर ए, जो क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया। रिसीवर बोलेगा कि मुझे मेरे 50 लाख लौटाओ। अगर फर्म उसको 50 लाख जो इंस्टॉलमेंट पार्टनर की कैपिटल है, अगर फर्म उसको रिटर्न नहीं करती है तो वो बंदा फर्म पे केस करेगा ही नहीं करेगा? कर सकता है। तो जो ऑफिशियल असाइनी है या जो रिसीवर ऑफ कोर्ट है वो पार्टनर की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? कैपिटल। जो पार्टनर की फर्म में प्रॉपर्टी उसको हम बोलते हैं क्या? कैपिटल। रिलीज करने के लिए कोर्ट में केस कर सकता है। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सेट ऑफ की डिमांड नहीं हो सकती, लेकिन एक लॉ में बहुत बड़ा एक्सेप्शन दे रखा है कि अगर आपका क्लेम कितने रुपए का है, 100 रुपये या उससे कम का है, तो आप सेट ऑफ की डिमांड कर सकते हो। मतलब कि मैं तुमसे 80 रुपये मांगता हूँ, अनरजिस्टर्ड फर्म, तुम मेरे से मांगते हो 150 रुपये, मेरा क्लेम तो कितने रुपए का है? 80 रुपये का है ना, मैं सेट ऑफ की डिमांड करवा सकता हूँ। कितना बड़ा बेनिफिट दिया है लॉ ने, देखो आपको 100 रुपये तक का इतना बड़ा बेनिफिट कि 100 रुपये तक अगर सेट ऑफ का क्लेम है तो आप सेट ऑफ की डिमांड कर सकते हो, लेकिन क्लेम अगर 100 से ज़्यादा है तो सेट ऑफ की डिमांड नहीं कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्या दे रखा है? 5th पॉइंट समझना। अगर एक पार्टनर था तुम्हारा जिसकी डेथ हो गई, क्या हो गई? डेथ। अब अनरजिस्टर्ड फर्म है, उसका जो ऑफिशियल असाइनी है या जिसको बोलते हैं लीगल एयर है, यहाँ पर असाइनी का मतलब क्या हो गया? लिक्विडेटर नहीं है, यहाँ कौन है उसका? असाइनी, लीगल एयर है। तो बताइए लीगल एयर फर्म को बोलेगा ही नहीं बोलेगा कि मेरे पापा की कैपिटल लौटा दो? अगर फर्म ने उसको उसके पापा की कैपिटल रिटर्न नहीं की तो क्या वो फर्म पे केस करेगा नहीं करेगा? कर सकता है। तो जो ऑफिशियल असाइनी या जिसको हम यहाँ क्या बोल रहे हैं लिक्विडेटर, या जिसको हम क्या बोल रहे हैं लीगल एयर, वो लीगल एयर क्या कर सकता है? इंस्टॉलमेंट वाले केस में ऑफिशियल असाइनी का मतलब क्या है? लिक्विडेटर है। और डेथ और रिटायरमेंट के केस में यहाँ पर मतलब क्या हो गया? उसका लीगल एयर हो गया। उसके पास में राइट है कि वो फर्म पे केस करके अपने फादर की कैपिटल निकलवा सकता है। गॉट द पॉइंट? और एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, वो सुनना। A+B+C एक फर्म है, कौन सी फर्म है? रजिस्टर्ड फर्म है, ठीक है। इनके यहाँ पर डी का क्या हुआ? एडमिशन। जैसे ही आपने डी का एडमिशन किया तो क्या आपको अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर, जिसमें किसका नाम लिखा हुआ था? A+B+C का, उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को अमेंड करवाना पड़ेगा या नहीं करवाना पड़ेगा? अमेंड करवाने को बोलते हैं अल्टर करवाना। अल्टर करवाना पड़ेगा नहीं करवाना पड़ेगा? करवाना पड़ेगा। अच्छा, इन्होंने क्या किया? डी का एडमिशन हो गया, नो अल्ट्रेशन, नो अल्ट्रेशन इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में कोई अल्ट्रेशन नहीं करवाया। गॉट द पॉइंट? अब थोड़े टाइम बाद में क्या हुआ? इन्होंने कुछ गुड सोल्ड किए थे, किसको? कस्टमर को। कितने रुपए के? 1 लाख के। कस्टमर डिड नॉट पे, डिड नॉट पे, कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया, तो बताइए फर्म उस पर केस कर सकती है नहीं कर सकती है? फर्म कैन नॉट सू, फर्म उस आउटसाइडर पे कोर्ट में केस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जब कोर्ट में केस करने जाओगे तो फर्म के नाम से तो केस करोगे, और फर्म में कितने पार्टनर हैं? 4, लेकिन 4 में से एक का नाम आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे नहीं है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट क्या करना पड़ेगा? अल्ट्रेशन, देन आप उस पर क्या कर सकते हो? शो। पहले आपको अल्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन इसी एग्जाम्पल को अगर मैं हल्का सा चेंज कर दूं कि A+B+C है, फर्म भी कौन सी है? रजिस्टर्ड है। सी की क्या हो गई बेटा? डेथ हो गई। उसका नाम आरसी से हटवाना पड़ेगा नहीं हटवाना पड़ेगा? हटवाना पड़ेगा ना। बट इन्होंने नो अल्ट्रेशन, अभी तक इन्होंने अल्ट्रेशन नहीं करवाया। समझ गए? अब बच गए होंगे A+B। अब इन्होंने क्या किया? कुछ गुड्स क्या किए थे? बेचे थे। किसको? कस्टमर को। वही बात, कस्टमर डिड नॉट पे, कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया। बताइए फर्म उस पर शू कर सकती है नहीं कर सकती है? यहाँ पर आप शू कर सकते हो, क्योंकि कोर्ट पूछेगा नहीं सी कहाँ गया, मर गया, उसका डेथ सर्टिफिकेट है। तो कोई नया आता है तो अल्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, लेकिन डेथ वाले केस में अल्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। गॉट द पॉइंट? यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये दोनों एग्जाम्पल इसी चीज़ के हैं, एग्जाम्पल 1, और नीचे इसमें एग्जाम्पल में चेंज किया गया है कि बताइए
नया पार्टनर आता है तो आपको अल्ट्रेशन करवाना पड़ता है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है, नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा यहाँ पर। क्या होगा, पुराने वाले में अल्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा कौन सा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब जो मैं बोल रहा हूँ ढंग से सुनना। डिसोल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देखो पार्टनरशिप क्या होता है, फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने आपको, क्या होता है, रिलेशन। प्रॉब्लम क्या होती है कि लॉ कहता है कि किसी भी पार्टनर की क्या हो जाए, डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, रिटायर हो जाए, तो वहां पर आपकी जो पार्टनरशिप होती है वो क्या हो जाती है, डिसॉल्व। सर फिर डिसॉल्व होगी तो क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना, आपको वहां पर एक सिंपल सा न्यू डीड बनाना पड़ता है। मतलब कि बिजनेस चलता रहेगा आपका, पार्टनरशिप का मतलब जो रिश्ता था वो क्या हो गया, ओवर हो गया। तो वहां पर आपको करना क्या है, सिंपली एक न्यू डीड बनाना है। न्यू डीड बना के आप उसी बिजनेस को, उसी फर्म को क्या कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। बस एक नई डीड बनानी पड़ेगी। लेकिन नॉर्मली हम कहते हैं कि किसी भी पार्टनर की डेथ, इंसॉल्वेंसी या रिटायरमेंट से क्या होता है, पार्टनरशिप क्या हो जाती है, डिसॉल्व होती है, ना कि आपकी फर्म। तो इससे सर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, आपको बस एक नया कहते हैं ना डीड बना के उसी फर्म को, उसी बिजनेस को आप कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना इसका भी एक एक्सेप्शन है, वो है डीड। मतलब कि डीड में अगर आपने साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी पार्टनर की डेथ हो गई, रिटायर हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होगी। अगर लिखा हुआ है पहले से तो वहाँ पर फिर आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होगी। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, बाकी पार्टनर्स के जो प्रॉफिट शेयर हैं वो अपने आप बढ़ जाएंगे और कुछ ही नहीं होगा। वहाँ पर फिर आपकी पार्टनरशिप हम डिसॉल्व नहीं होगी अगर डीड में लिखा हुआ है तो। लेकिन ये टॉपिक टोटली डिफरेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म डिसॉल्व होने का बेसिकली मतलब क्या होता है समझना। फर्म डिसॉल्व होने का मतलब ये होता है कि ए प्लस बी प्लस सी तुम्हारे पार्टनर हैं, और जो ये फर्म है ना कौन सी वाली है, एट विल। बताइए एट विल में क्या होता है, कोई भी पार्टनर बाय एनी पार्टनर अगर वो नोटिस दे देता है, नोटिस देके वो फर्म को क्या करवा सकता है, डिसॉल्व करवा सकता है। फर्म डिसॉल्व हो गया तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इंपैक्ट ये पड़ेगा आपको सारे एसेट्स क्या करने पड़ेंगे, सोल्ड। अब मुझे बताओ एसेट बेचने पड़ जाएंगे, हाँ सर किसको बेचें, देखो एसेट बेचना है, किसको बेचोगे, आप चाहो तो किसी आउटसाइडर को बेच सकते हो, या तुम्हारे जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो भी खरीद सकते हैं। आपको याद ना एक रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, तो वहां पर जरूरी नहीं है कि आप क्या करो, सारे एसेट्स को किसी आउटसाइडर को बेचो। आप सारे एसेट किसको बेच दो, रिमेनिंग पार्टनर्स को बेच दो। लेकिन आपको फर्म डिसॉल्व करनी पड़ेगी, मतलब कि एसेट्स बेचने पड़ेंगे, आपको अपनी लाइबिलिटीज क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। अब जरूरी नहीं है कि आप कैश में पे करो, आपके रिमेनिंग पार्टनर ये बोल सकते हैं कि ये लाइबिलिटी हम पे कर देंगे। लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है वो समझ लेना। कॉन्सिक्वेंस ये हो रहा है जो पुरानी वाली फर्म थी, जिसकी जो बैलेंस शीट थी ना, ये बैलेंस शीट क्या हो जाएगी बेटा, अब जीरो हो जाएगी। रिलेशन अकाउंट बनेगा, पुरानी वाली फर्म खत्म, पुरानी वाली फर्म का रजिस्ट्रेशन भी खत्म, पुरानी वाली फर्म के नाम से अगर आपके पास में क्या था, बैंक अकाउंट था, वो भी खत्म। समझ गए ना, पुरानी वाली फर्म का टोटल क्या हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा टोटल। तो आपको करना क्या पड़ेगा, एक नई फर्म बनानी पड़ेगी, नया रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, नया बैंक अकाउंट लेना पड़ेगा, और अगर आपने जीएसटी नंबर ले रखा है तो वो भी आपको एक नया अप्लाई करना पड़ेगा, पुराना वाला अब किसी काम नहीं आएगा। बात समझ आ गई। तो पुरानी वाली फर्म जो थी ना, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, उसका पुराना वाला जो बैंक अकाउंट था वो भी आपको बंद करवाना पड़ेगा, जो पुरानी फर्म का जीएसटी नंबर था वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा पुराने वाली फर्म का। अब आपकी मर्जी है कि आप चाहो तो एसेट किसको बेच दो,
रिमेनिंग पार्टनर को बेच दो, वो नया बिजनेस एक जीरो से क्या करना पड़ेगा उनको स्टार्ट, या आप चाहो तो किसी आउटसाइडर को भी बेच सकते हो। तो वो दो डिफरेंस हो गए ये वाले कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देखो आम बोलचाल की भाषा में दोनों का मतलब सेम है, लेकिन लीगल टर्म्स में बात करूं तो दोनों क्या हैं, डिफरेंट है। तो टॉपिक क्या दे रखा है, कंटिन्यूशन ऑफ बिजनेस। फर्म के अंदर तो क्या हो जाएगा, बिजनेस ही खत्म। से खत्म कैसे हो जाएगा, तो भैया पुराना वाला बिजनेस खत्म हो गया ना, अब बाकी बचे हुए पार्टनर चाहे तो उसको एक नए नाम से, एक नए सर्टिफिकेट के साथ, एक नए रजिस्ट्रेशन के साथ क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। पुराना वाला बंद मान लिया जाएगा। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस खत्म नहीं होता है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर फर्म का क्या करना पड़ता है, वाइंड अप। वाइंड अप मीन्स वो रिलेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, सारे एसेट लाइबिलिटी आपको खत्म करने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होता है, किसके अंदर, पार्टनरशिप के अंदर। कोर्ट का ऑर्डर, देखो आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग कि हम कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि फर्म को डिसॉल्व करवाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, कोर्ट में। तो कोर्ट ऑर्डर देके फर्म को डिसॉल्व करती है, लेकिन पार्टनरशिप को नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप डिसॉल्व कब होती है, डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। तो कोर्ट का ऑर्डर वहाँ नहीं आएगा, किस चीज़ के लिए, पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने के लिए। कोर्ट का ऑर्डर हमेशा आएगा तो किसके लिए आएगा, फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। यहाँ नहीं होता है स्कोप। अच्छा देखो, पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो क्या फर्म भी डिसॉल्व होगी, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर जहाँ फर्म डिसॉल्व होती है वहाँ पर पार्टनरशिप तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, डिसॉल्व मान ली जाएगी। और जब फर्म डिसॉल्व होती है तो वहाँ पर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी क्या हो जाएंगे, क्लोज। थोड़ी देर पहले बताया था वो जीरो करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म को डिसॉल्व कैसे करवाया जाएगा। तो फर्म को डिसॉल्व करवाने के तरीके में पहला तरीका दे रखा है विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। यहाँ पर आपको कोर्ट के ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है, जिसमें सेक्शन 40 कहता है कि अगर तुम्हारी फर्म कौन सी वाली है, फिक्स पीरियड वाली है, तो आप उस फर्म को डिसॉल्व कर सकते हो विथ कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, विथ कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। तो क्या कहता है सेक्शन 40 गिव अ टू द राइट टू द पार्टनर टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप बाय एग्रीमेंट विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। ऐसा कहाँ होता है, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप होता है। एट विल में कंसेंट चाहिए नहीं होती है, कोई भी पार्टनर नोटिस देके फर्म डिसॉल्व करवा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है कि कंपल्सरी डिसोल्यूशन। क्या दे रखा है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन सेक्शन 41। अच्छा प्रॉब्लम क्या है कि कंपल्सरी डिसोल्यूशन का टॉपिक जो दे रखा है यहाँ पर, कंपल्सरी डिसॉल्व कब होगी, ये तो खा गए ICA वाले, लाइन छोड़ के दे दिया, बाकी कंटेंट सारा यहाँ पर नहीं है। तो वो कंटेंट मैं आपको लिखवा देता हूँ। देखो अगर जिस बिजनेस को आप कर रहे हो, जिस बिजनेस को आप कर रहे हो, अगर वो इलीगल डिक्लेयर हो गया, जिस बिजनेस को आप कर रहे हो अगर वो क्या डिक्लेयर हो गया, इलीगल डिक्लेयर हो गया। जैसे कि आप जिस बिजनेस को करते हो, जैसे कि अभी आप देखा होगा ना, वो ड्रीम 11 जैसे ऑनलाइन गेमिंग ऐप होते हैं, गवर्नमेंट उनको क्या कर दिया, बैन कर दिया। तो तुम्हारा बिजनेस उसी चीज़ का था, जिस चीज़ को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बैन कर दिया, तो तुम्हारा बिजनेस क्या हो गया, इलीगल। तो जहाँ पर आपका बिजनेस इलीगल हो गया तो आपको उस फर्म को कंपल्सरी क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप 4 बिजनेस करते थे, उसमें से केवल एक ही क्या हुआ है, इलीगल डिक्लेयर हुआ है, तो बाकी 3 तो आपके पास में है ना, तो आपको फर्म डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक करते थे, एक ही इलीगल हो गया तो फर्म डिसॉल्व करो। 4 करते थे, चारों ही इलीगल हो गए तो डिसॉल्व करना पड़ेगा। हाउ एवर मोर देन वन सेपरेट एडवेंचर और अंडरटेकिंग इज कैरीड ऑन बाय द फर्म, उनमें से अगर कोई एक इलीगल हो जाए तो वहाँ पर फर्म डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है। डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी, अगर इनमें से कुछ हो जाता है, इनमें से कुछ हो जाता है तो यहाँ पर भी फर्म को डिसॉल्व करवाया जा सकता है। इनमें से अगर कुछ हो जाता है तो वहाँ पर भी फर्म को डिसॉल्व करवाया जा सकता है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, जहाँ पर फर्म बनाई थी फिक्स टर्म के लिए, वो फिक्स टर्म क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, तो यहाँ पर भी फर्म को डिसॉल्व करवाया जा सकता है। ध्यान रखना, बाय नोटिस ऑफ एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर नोटिस देके फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है। कोई भी पार्टनर, कोई भी पार्टनर नोटिस देके क्या करवा सकता है बेटा, फर्म को नोटिस बाय एनी
पार्टनर, कोई भी पार्टनर नोटिस देके फर्म डिसॉल्व करवा सकता है। ये एक ऐसा मूवमेंट है, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया था 5 साल के लिए, 5 साल खत्म हो गए, आप इसके बाद में कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन कंटिन्यू करते हो तो वो एट विल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन दैट मूवमेंट पर कोई भी पार्टनर नोटिस दे दे कि नहीं फर्म को क्या करो, डिसॉल्व करो, तो फर्म डिसॉल्व करनी पड़ेगी। तो एसेट बेचो, लाइबिलिटीज पे करो। तो एसेट क्यों बेचें, अरे तुम खरीद लो, तो बाकी बचे हुए खरीद लो, लेकिन पुरानी वाली फर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। जहाँ पर आपने बिजनेस स्टार्ट किया था किसी फिक्स एडवेंचर के लिए, और वो एडवेंचर क्या हो जाए, कंप्लीट, सेम रूल एप्लीकेबल कि वहाँ पर भी कोई भी पार्टनर नोटिस देके फर्म डिसॉल्व करवा सकता है। थर्ड नंबर, किसी पार्टनर की क्या हो गई, डेथ। मुझे बताओ, किसी पार्टनर की डेथ होती है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है या फर्म, पार्टनरशिप। लेकिन ध्यान रखना, जिस समय पार्टनरशिप क्या होती है, डिसॉल्व होती है, वहाँ पर सेम रूल लागू होता है, कोई भी पार्टनर नोटिस देके फर्म भी डिसॉल्व करवा सकता है। लेकिन अगर डीड में पहले से लिखा हुआ हो तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्ट। अगर डीड में कुछ स्पेशल कंडीशन लिखी हुई हो तो बात अलग है, अदरवाइज एक पार्टनर की डेथ हुई, फर्म क्या हो गई, पार्टनरशिप क्या हो गई, डिसॉल्व, तो फर्म भी डिसॉल्व करवाई जा सकती है। और अगर एक पार्टनर क्या हो गया बेटा, इंसॉल्वेंट, सेम रूल, कोई भी पार्टनर नोटिस देके फर्म डिसॉल्व करवा सकता है। लेकिन अगर डीड में लिखा हुआ हो तो फिर आप फर्म डिसॉल्व करवा नहीं सकते। इसलिए तो मैंने क्या कहा था ऊपर थोड़ी देर पहले आपको, कि लोग नॉर्मली क्या करते हैं, डीड में लिख देते हैं कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हुई, रिटायर हुआ, इंसॉल्वेंसी हुई, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होगी, क्योंकि पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होगी तो आपके पास ये वाला राइट भी नहीं आएगा। सेकंड नंबर दे रखा है, अगर एट विल वाली पार्टनरशिप हो तो कोई भी पार्टनर नोटिस देके फर्म डिसॉल्व करवा सकता है। अच्छा, अपन दोनों पार्टनर हैं या 4 पार्टनर हैं, मैंने नोटिस दे दिया कि फर्म क्या करो, डिसॉल्व करो, डेट नहीं लिखी कि किस दिन से डिसॉल्व करना है, तो जिस दिन नोटिस आपको मिलेगा, जिस दिन नोटिस आपको मिलेगा उसी दिन से फर्म डिसॉल्व मान ली जाएगी। और डेट लिखा हुआ है तो मैंने कहा कि 1 जनवरी 2026 से फर्म डिसॉल्व करो, तो फिर 1 जनवरी 2026 से फर्म क्या मान ली जाएगी, डिसॉल्व मान ली जाएगी। और लास्ट टॉपिक आता है डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। मतलब यहाँ पर हम फर्म को डिसॉल्व करवा रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम कहाँ जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बेटा, कोर्ट में। तो सर कोर्ट जाने की जरूरत क्या है, अब समझना मेरी बात। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कितने पार्टनर हो गए, 4। ये डी है ना, इसने बिजनेस में क्या किया, फ्रॉड, तो आप इसको एक्सपेल करोगे नहीं करोगे, एक्सपल्सन करोगे नहीं करोगे, करोगे। लेकिन एक्सपल्सन कब पॉसिबल है, अगर डीड में स्पेसिफाई हो। बट एक्सपल्सन की जो पावर है ना, नॉट स्पेसिफाइड इन डीड, जो एक्सपल्सन की बेटा क्या है, पावर है, वो डीड में स्पेसिफाई नहीं है, तो आप उसको निकाल नहीं सकते। चलो निकाल नहीं सकते, दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या है, हम फर्म क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे। लेकिन फर्म डिसॉल्व करते हैं तो विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। प्रॉब्लम है कि ये बिजनेस भी कौन सा वाला है, फिक्स पीरियड है। इस फिक्स पीरियड में फर्म डिसॉल्व करनी है तो विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। क्या यहाँ पर डी कंसेंट देगा, नहीं देगा ना। अगर डी कंसेंट नहीं देगा तो ना तो हम उसको निकाल सकते हैं, ना हम फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि लीगली पावर हमारे पास में है नहीं। यहाँ सारे दरवाजे क्या हो गए, बंद हो गए। तो जब सारे दरवाजे बंद हो जाए तो हमारे पास में जो अंतिम उपचार, जो फाइनल जो हमारे पास में ऑप्शन बचता है ना, वो क्या है, कोर्ट। आप कोर्ट को रिक्वेस्ट करें कि जज साहब हमारा पार्टनर इस तरीके से फ्रॉड कर रहा है, तो कोर्ट आपको फर्म डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे देगी। तो अगर पहला ऑप्शन तो हमारे पास हमेशा ही क्या होता है, उस पार्टनर को निकाल दो। लेकिन अगर डीड में पावर स्पेसिफाइड नहीं है तो निकाल नहीं सकते। दूसरा ऑप्शन, फर्म डिसॉल्व कर लो, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप है, ऑल पार्टनर की कंसेंट चाहिए, वो कंसेंट दे नहीं रहा, तो लास्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, कोर्ट जाना। तो थर्ड ऑप्शन तुम्हारे पास में क्या आता है बेटा, कोर्ट में जाना। तो कोर्ट में कब जा सकते हो, जब तुम्हारा एक पार्टनर क्या हो गया, अनसाउंड हो गया। क्या हो गया, अनसाउंड। ध्यान रखना, अगर तुम्हारा कोई एक्टिव पार्टनर, कौन सा पार्टनर, अगर अनसाउंड हो गया है तो आप कोर्ट में जाके फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर ला सकते हो।
तो एक बात बताओ, फर्क क्या पड़ता है? तुम्हारा पार्टनर पागल हो गया, प्रॉब्लम ये है कि जो पार्टनर था वही हमारे बिजनेस का मेन था, वही बिजनेस चला रहा था, उसी की रेपुटेशन थी जो बिजनेस चल रहा था, अब वही पागल हो गया। तो तुम्हें क्या लगता है कि बाकी पार्टनर बिजनेस चला पाएंगे? नहीं, तो आप उसको निकाल दो। निकाल सकते नहीं? क्यों नहीं निकाल सकते? पावर में, डीड में नहीं है सर, फॉर्म डिजॉल्व कर दो विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। लेकिन जो पागल हो गया वो कंसेंट देगा कैसे? लास्ट ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास? कोर्ट में जाना। लेकिन ध्यान रखना, स्लीपिंग पार्टनर पे ये रूल लागू नहीं होता है। एक्टिव पार्टनर अगर इंस्टॉलमेंट हो जाए तो ही आप फॉर्म डिजॉल्व करने का ऑर्डर कोर्ट से ला सकते हो। इस बार पागल नहीं हुआ, क्या हो गया? परमानेंट इनकैपेसिटी, तो उसको निकाल दो। निकाल नहीं सकते, कंसेंट ले नहीं सकते, तो लास्ट में कोर्ट में जाके हम फॉर्म डिजॉल्व करवा सकते हैं। एक पार्टनर क्या करता है? मिसकंडक्ट। तो मिसकंडक्ट एक पार्टनर ने किया तो केस कौन करेंगे कोर्ट में? अदर पार्टनर। अदर पार्टनर कोर्ट में केस करके बोल सकते हैं कि हमारे पार्टनर ने क्या किया है? मिसकंडक्ट किया, तो निकाल दो उसको। फिर वही बात, निकाल सकते नहीं, फॉर्म डिजॉल्व कर सकते नहीं, तो हम कोर्ट में क्या बोलेंगे? साहब इस बंदे ने मिसकंडक्ट किया। कोर्ट पूछेगी नहीं क्या किया, क्या किया, कोर्ट पूछेगी नहीं। मिसकंडक्ट ऐसा हुआ जिससे अब बिजनेस परमानेंटली इफेक्टेड हो चुका है, उस बिजनेस को चलाना पॉसिबल नहीं है, तो आप कोर्ट में रिक्वेस्ट करें तो कोर्ट फर्म को डिजॉल्व करने का ऑर्डर दे देगी। एक पार्टनर प्रिसिस्टेंट का मतलब लगातार अपना ब्रीच करता है एग्रीमेंट का। जैसे एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि जितना भी पैसा आएगा इमीडिएटली क्या करना है? बैंक में जमा करवाना है। डीड में लिखा हुआ था कि किसी भी कस्टमर को क्रेडिट को गुड्स देना नहीं है। अब पार्टनर बार बार क्या कर रहा है? पैसा बैंक में जमा नहीं करवाता है, लगातार कस्टमर्स को उधार में माल दिए जा रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे नहीं भाई एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। वो कहता है मैं नहीं मानता एग्रीमेंट, जो करना है कर लो। क्या कर लोगे? उसको निकाल दोगे, पावर डीड में नहीं है, फर्म डिजॉल्व कर दोगे। फिक्स पीरियड पार्टनरशिप है, डिजॉल्व नहीं कर सकते, वो कंसेंट देगा नहीं। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है? कोर्ट में रिक्वेस्ट करना कि सर फर्म को डिजॉल्व कर दो। तो ऐसा कब होता है? जब एक पार्टनर पैसे का गबन करता है, रॉन्ग एरेनियस अकाउंट्स मेंटेन करता है, माल बेचता है 50 लाख का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखता है 5 लाख 45 लाख रुपए, एम्बेसलमेंट करता है, पैसा खा जाता है। या हमने कहा था कैश रखना नहीं है, वो कैश क्या करता है? ज़्यादा अपने पास मेंटेन करता है। या एक पार्टनर सारा हिसाब किताब मेंटेन करता है, हमने उसको कहा बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखा, कितना प्रॉफिट हुआ, उसने वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाने से क्या कर दिया? मना कर दिया। तो ये वो सिचुएशन है जहाँ पर हम कोर्ट में जाके फर्म को डिजॉल्व करने का ऑर्डर ला सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। देखो 3 पार्टनर थे, ए प्लस बी प्लस सी। सी ने जो अपना शेयर था ना, किसको बेच दिया? आउटसाइडर को बेच दिया। तो बताइए, कल बताया था मैंने आपको, मतलब कि लास्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर एक पार्टनर अपना शेयर आउटसाइडर को बेचता है तो वो ट्रांसफरर या ट्रांसफरी? ट्रांसफरर, खरीदने वाला ट्रांसफरी। अभी तक पुराने वाले पार्टनर का रिटायरमेंट नहीं हुआ है, ऑफिशियली वो अभी भी तुम्हारा क्या है? पार्टनर है। अब मुझे बताओ, एक पार्टनर ने अपना शेयर किसी आउटसाइडर को बेच दिया, हम उसको बोलेंगे नहीं तूने गलत किया है? बोलेंगे ना? वो बोलेगा कर दिया तो मैंने कर दिया, तो मैं उसको बोलूँगा नहीं निकल यहाँ से। वो बोलता है कि मैं रिटायरमेंट भी नहीं लूँगा, रिटायरमेंट नहीं लूँगा, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप है ना, मैं उसको निकाल सकता हूँ क्योंकि पावर डीड में नहीं है ना, वो रिटायरमेंट ले रहा है ना, मैं फर्म को डिजॉल्व कर सकता हूँ। और एक अनजान व्यक्ति हमारे बीच में आके बैठ गया, तो मैं कोर्ट में रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि साहब हमारे एक पार्टनर ने अपना शेयर किसी आउटसाइडर को बेच दिया है, तो प्लीज़ हमारी फर्म को डिजॉल्व कर दो। तो हम कोर्ट में जाके फर्म को डिजॉल्व करने की डिमांड कर सकते हैं। अच्छा, 3 पार्टनर है, ए प्लस बी प्लस सी। इन्होंने 10 ईयर्स के लिए बिजनेस स्टार्ट किया है, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। 4 ईयर से लगातार क्या हो रहा है? लॉस। तो मिस्टर सी कहते हैं कि भाई 4 साल से लॉस हो रहा है, बिजनेस को बंद कर दो, मेरी कैपिटल 0 हो चुकी है, अब लगातार बिजनेस चलाओगे तो मुझे अपने पर्सनल एसेट क्या करने पड़ेंगे? बेचने पड़ेंगे। ए और बी कहते हैं हम तो बंद नहीं करेंगे, ए और बी कहते हैं हम बंद नहीं करेंगे। अगर एट विल वाली फर्म होती तो सी नोटिस देके फर्म क्या करवा देता? डिजॉल्व। लेकिन फिक्स पीरियड है, सी भी डिजॉल्व नहीं करवा सकता, उसके लिए उसको कंसेंट चाहिए किसकी? ए और बी भी। तो समझ गए ना, ए और बी की कंसेंट चाहिए। तो सी अब कहाँ जाएगा? कोर्ट में जाके क्या बोलेगा कि सर पास्ट में क्या हुआ है? लॉस एंड नो प्रॉफिट इन फ्यूचर। उसको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि फ्यूचर में भी प्रॉफिट होने की कोई संभावना नहीं है, तो कोर्ट फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर पास कर सकती है।
और इसके अलावा दे रखा है जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स। इक्विटेबल का मतलब ये वो ग्राउंड्स हैं जिसको भी डिसॉल्व करने का एक बेसिस माना जाएगा, मतलब इन बेसिस पे भी फर्म को डिसॉल्व करवाया जा सकता है। एक बात बताओ, फर्म में 4 पार्टनर हैं, कोई भी काम होगा तो कैसे होगा? विद मेजॉरिटी। 2 बोलते हैं हाँ तो ये 2 बोलते हैं ना, और जब ये 2 हाँ बोलते हैं तो ये 2 क्या बोलते हैं? ना। तो मतलब मेजॉरिटी मिल ही नहीं पा रही। एक आधी बार ऐसा हो चलो कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। परमानेंट सिस्टम यही चल रहा है तो इसको हम बोलते हैं डेड लॉक। और जब बिजनेस में डेड लॉक हो जाए तो आप फर्म को डिसॉल्व करवा सकते हो। अच्छा 4 पार्टनर हैं, आपस में बातचीत ही नहीं करते, और कंसल्ट करना वो तो बात की बात है। कंसल्ट करने के लिए पहले पूछना पड़ेगा ना, आपस में बातचीत ही क्या है, बंद है, तो आप ऐसे बिजनेस लाओ कैसे? तो ये भी तुम्हारे लिए क्या है, एक ग्राउंड है जहाँ पर फर्म डिसॉल्व करवाया जा सकता है, जहाँ पर पार्टनर्स के बीच में बातचीत ही क्या है, बंद है। आपने बिजनेस को स्टार्ट किया था, हर बिजनेस की अपनी गुडविल होती है, रेपुटेशन होती है, और कई बार ऐसा होता है वो रेपुटेशन गुडविल क्या होती है, एकदम ही ख़त्म हो जाती है। तो जो रेपुटेशन ख़त्म हो गई जिस बिजनेस की, क्या उसको कंटिन्यू किया जा सकता है? उसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ सबस्टेटम, इसको हिंदी में बोलते हैं छवि। आपकी बिजनेस की जो गुडविल, इमेज, रेपुटेशन, जो छवि थी वो ही क्या हो गई, खत्म हो गई। तो आप ऐसे बिजनेस को डिसॉल्व करने के लिए कोर्ट में जा सकते हो। और लास्ट कहता है कि अगर तुम्हारा एक पार्टनर गैम्बल करता है, स्टॉक एक्सचेंज पे क्या करता है, गैम्बल करता है, तो प्रॉब्लम यह है कि गैम्बल एक पार्टनर कर रहा है, इमेज, रेपुटेशन सबकी खराब हो रही है, तो वहाँ पर आप फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर लेके आ सकते हो। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि अगर फर्म डिसॉल्व हो गई तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। इनको समझने के लिए पहले मैं आपको एक छोटा सा क्या दे रहा हूँ एग्जाम्पल, पहले वो समझना, उसके बाद में हम जो लॉ में दे रखे हैं वो समझेंगे। देखो एग्जाम्पल उठाते हैं, A+B+C, ये क्या कर रहे हैं, बिजनेस, और बिजनेस कौन सा वाला है, ये एड बिल। सीन दे दिया नोटिस कि फर्म क्या करो, डिसॉल्व 1 अक्टूबर 2025 से। 1 अक्टूबर 2025 से फर्म डिसॉल्व करो, तो फर्म डिसॉल्व करती हमें एसेट्स क्या करने पड़ेंगे, सोल्ड, और क्या पे करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा क्या, सबसे पहले आउटसाइडर्स, समझ गए, आउटसाइडर्स को देने के बाद पैसा बच गया तो फिर पे करते हैं हम लोग पार्टनर्स का लोन, इनको पे करने के बाद अगर पैसा बच गया तो फिर हम पे करते हैं क्या चीज़, पार्टनर्स कैपिटल, इनको पे करने के बाद भी अगर कुछ बच गया तो इसको हम क्या करेंगे, बिटवीन पार्टनर्स बांट देंगे इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो हमें करना क्या है, जिस दिन फर्म डिसॉल्व हो रही है एसेट्स को क्या करना है, बेचना है। अब सुनना मेरी बात, लेकिन क्या एसेट इमीडिएटली बेच देंगे या यहाँ पर एक टाइम लगेगा, बीच में गैप आएगा? क्यों टाइम लगेगा, बेच दो हाथों हाथ एसेट को, नहीं बिकती ना हाथों हाथ, टाइम लगेगा नहीं लगेगा, टाइम गैप आएगा, लेकिन इस टाइम गैप के दौरान इन लोगों को पार्टनर माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। अब ये पार्टनर नहीं रहे, तो अगर पार्टनर नहीं रहे तो अगर एक पार्टनर ने फर्म के नाम से कोई लोन ले लिया तो वो लायबल होगा या पूरी फर्म लायबल होगी, पूरी फर्म लायबल होगी अगर आपने फर्म को डिसॉल्व करने का पब्लिक नोटिस नहीं दिया। सर लिखा होता है नोटिस दे दिया, ये नोटिस तो कौन सा है, जो सी ने दिया है, किसको, फर्म को। इस दौरान इस टाइम गैप में ऑल पार्टनर लायबल होंगे या नहीं होंगे, इनकी लाइबिलिटी क्या रहेगी, इनकी लाइबिलिटी क्या रहेगी बेटा बोलो, अनलिमिटेड रहेगी। क्या रहेगी, अनलिमिटेड, अनलेस पब्लिक नोटिस। अगर आपने पब्लिक नोटिस दे दिया तो बात अलग है, अगर आपने इस टाइम गैप के अंदर पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो भी जितने भी पार्टनर्स उनकी लाइबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि जिस दिन फर्म डिसॉल्व कर दी, यहाँ पर कुछ ऑर्डर कस्टमर के आए हुए थे जो पेंडिंग पड़े हैं, क्या पड़े हैं, पेंडिंग पड़े हैं, तो वो वाला काम नहीं करना। तो एक बात बताओ, तुम कह रहे हो कि 1 अक्टूबर फर्म क्या हो गई, वाइंड अप हो गई, हम आज के बाद एक दूसरे के पार्टनर नहीं है, समझ गए ना। अब जो ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं उसको पूरा करना है नहीं करना है, अब तुम पार्टनर हो या नहीं हो, पार्टनर हो गया तुम 1 अक्टूबर 25 के बाद में, कहाँ हो, 1 अक्टूबर 25 के बाद में आपने फर्म क्या कर दी,
फर्म डिसॉल्व कर दी ना, तो सर डिसॉल्व कर दी तो क्या हुआ, एसेट बेचा नहीं। मुझे बताओ, एक होता है फर्म डिसॉल्व करना, एसेट बेचने को बोलते हैं वाइंडिंग अप। क्या बोलते हैं? वाइंडिंग अप भली ना हुआ हो, फर्म तो डिसॉल्व हो गई। फर्म डिसॉल्व होने के बाद तुम एक दूसरे के पार्टनर हो या नहीं हो? नहीं हो। पार्टनर नहीं हो तो तुम्हारे राइट्स तुम्हारे पास अब रहेंगे या खत्म हो जाएंगे? लेकिन अगर राइट्स ही खत्म हो गए तो फिर पेंडिंग काम को पूरा कैसे करोगे? तो लॉ क्या कहता है? टू कंप्लीट पेंडिंग टास्क, आपके पास में सारे राइट्स जो पहले हुआ करते थे और सारी लाइबिलिटीज जो क्या हुआ करती थी, पहले हुआ करती थी, वो आपके पास में रहेगी। लेकिन केवल कौन से काम को पूरा करने के लिए? पेंडिंग टास्क को पूरा करने के लिए। तो लॉ क्या कहता है? फर्म डिसॉल्व हो गई तो इसका मतलब इमीडिएटली एसेट बेच देंगे? नहीं, टाइम गैप लगेगा। एसेट बेचने को क्या बोलते हैं? वाइंडिंग अप। डिसॉल्व का मतलब आपने नोटिस दे दिया फर्म डिसॉल्व करो, तो जिस दिन का नोटिस दिया उस दिन से फर्म डिसॉल्व, तो तुम आज के बाद पार्टनर हो या नहीं हो? नहीं हो। तो क्या एक दूसरे के काम की लायबल हो या नहीं हो? नहीं हो। लेकिन उसके लिए पहले आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन आज के बाद तुम एक दूसरे के काम के लायबल नहीं हो, तो तुम्हारे क्या राइट्स एंड ड्यूटीज चालू रहेंगे या खत्म हो जाएंगे? वैसे तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन पेंडिंग टास्क को पूरा करने के लिए जो राइट्स एंड ड्यूटीज तुम्हारे पास पहले थी, जो लाइबिलिटीज आपकी पहले थी, वो क्या रहेगी? चालू रहेगी, जब तक पेंडिंग काम पूरे नहीं हो जाते हैं। कौन से पेंडिंग काम? जो वो काम जो स्टार्ट तो हो गए थे, कब? फर्म डिसॉल्व होने से पहले, लेकिन फर्म डिसॉल्व के टाइम तक वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, उनको पूरा करने के लिए आपके पास में सारे राइट्स एंड ड्यूटीज रहेंगे। तो आइए फटाफट क्या कहता है पहला पॉइंट, लाइबिलिटी फॉर द एक्ट। क्या बताइए, पार्टनर्स की लाइबिलिटी रहेगी या खत्म हो जाएगी? रहेगी अगर आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। लेकिन अगर आपने पब्लिक नोटिस दे दिया तो आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट आता है कौन सा? अच्छा, अगर आपने फर्म डिसॉल्व कर दी, पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो क्या आपकी लाइबिलिटी चालू रहेगी, खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। लेकिन याद रखना, जो पार्टनर मर जाता है उसको पब्लिक नोटिस देने की आवश्यकता होती नहीं है, तो मतलब वो लाइबल माना नहीं जाएगा। इंसॉल्वेंट पार्टनर को पब्लिक नोटिस देना नहीं होता, वो लाइबल माना नहीं जाएगा। और जो तुम्हारा स्लीपिंग पार्टनर था उसको भी पब्लिक नोटिस देना, ये तीनों लाइबल माने नहीं जाएंगे। फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, पब्लिक नोटिस नहीं दिया है, तो उसके बाद में फर्म कोई भी काम करेगी नया, तो उसमें ये लोग लाइबल नहीं होंगे, क्योंकि ये लोग पब्लिक नोटिस देने के लिए वैसे भी लाइबल नहीं होते हैं। सेकंड नंबर, सर एक बात, तो फर्म डिसॉल्व हो गई तो हमारे तो राइट्स खत्म हो गए, तो लॉ क्या कहता है? जब तक वो पेंडिंग काम पूरे नहीं होंगे तब तक आपके पास में क्या रहेगा? बोलो, राइट्स रहेंगे नहीं रहेंगे? लेकिन पढ़ो सही, यहाँ 46 में क्या लिखा हुआ है? 46 कुछ और है बेटा। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये तो ये कह रहा है जब फर्म डिसॉल्व हो जाएगी तो सारे पार्टनर्स के पास में राइट है कि फर्म की प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है और फर्म के डेट और लाइबिलिटी को पे किया जाएगा, और जो सरप्लस होगा वो पार्टनर्स के बीच में क्या किया जाएगा? बांटा जाएगा। वो तो मैंने आपको बताया था, सेक्शन 46, एसेट बेच दो, आउटसाइडर को पे कर दो, पार्टनर्स के लोन पे कर दो, देन कैपिटल, देन PSR। ये है 47, जो ये कहता है कि आपकी अथॉरिटीज क्या रहेगी? कंटिन्यू रहेगी। कौन सी अथॉरिटी? चाहे वो एक्सप्रेस हो चाहे वो इम्प्लाइड हो। कौन सी अथॉरिटी? जो एक्सप्रेस हो चाहे क्या हो, इम्प्लाइड हो, वो चालू रहेगी। कब तक चालू रहेगी? जब तक अनफिनिश्ड काम को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक आपके सारे राइट्स एंड ड्यूटीज आपके पास में रहेंगे। जो एज ए पार्टनर तुम्हारे पास पहले हुआ करते थे वो कंटिन्यू रहेंगे जब तक पेंडिंग टास्क पूरे नहीं हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है तुम्हारा कौन सा? मोड ऑफ सेटलमेंट। सेक्शन 48 का सेकंड पार्ट पढ़ना। सबसे पहले एसेट्स को क्या किया जाएगा? बेचा जाएगा। बेचने के बाद में थर्ड पार्टी को पे करेंगे, देन पे करेंगे पार्टनर्स को, जो उनसे हमने क्या ले रखा था? लोन, वो पे करेंगे। देन पार्टनर्स को पे करेंगे उनकी कैपिटल, और बाकी जो पैसा बच गया वो उनके बीच में बांट दिया जाएगा PSR में। किस रेशो में? PSR में। जो भी बच गया वो PSR में बांट दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले पॉइंट नंबर 1 पे आना। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है कि भैया सबसे पहले तो आप बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट। उसमें जो डेफिशिएंसी निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी? डेफिशिएंसी। सबसे पहले उस डेफिशिएंसी को सेटल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? आपको पता है रिलेशन अकाउंट में जो लॉस आता है पहले वो कहाँ से उड़ता है? कैपिटल से। और कैपिटल से उड़ने के बाद भी लॉस ज़्यादा है, तो ये कहते हैं कि फिर वो बाकी बचा हुआ पैसा पार्टनर्स लेके आएंगे इन देयर PSR, इन देयर PSR।
तो पहले क्या कहता है कि जो फर्म के अंदर लॉस हुआ है, फर्म में क्या हुआ है, जो लॉस हुआ है, याद है ना रिलेशन अकाउंट में लॉस, पहले वो पार्टनर की कैपिटल से एडजस्ट होगा, और अगर कैपिटल खत्म हो जाए तो और लॉस ज़्यादा है तो देन पार्टनर इंडिविजुअली कैश में लेके आएंगे इन देयर PSR। गॉट द पॉइंट। और लास्ट टॉपिक आता है सेक्शन 49। सेक्शन 49 समझने के लिए मैं आपको क्या दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल। दो टॉपिक आते हैं 49 में। पहला, आपकी फर्म क्या हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, समझ गए। फर्म इंसॉल्वेंट हो गई, इसका मतलब फर्म के हमने क्या बेच दिए, पहले एसेट्स, और देन इसमें से क्या पे कर दिया, फर्म की लाइबिलिटी। प्रॉब्लम यह है कि एसेट्स बिके हैं 5 लाख में, लाइबिलिटी है 10 लाख की, मतलब कि फर्म के पास पैसा खत्म। इसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? ये कौन लेके आएंगे? पार्टनर्स। ये डेफिशिएंसी कौन पे करेंगे? पार्टनर्स। इसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी? इनके लिए पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड। और इस लाइबिलिटी को रिकवर करने के लिए क्या किया जाएगा? जो पर्सनल एसेट्स हैं, क्या हैं, ऑफ पार्टनर्स, वो क्या किए जाएंगे? बेच दिए जाएंगे। अच्छा, जब पार्टनर्स के पर्सनल एसेट बेचोगे, हो सकता है कि पार्टनर्स ने पर्सनल लोन ले रखा हो, तो ये पैसा सीधा फर्म में जाएगा या पहले पार्टनर्स का खुद का जो पर्सनल लोन है वो पे किया जाएगा? इसमें से फर्स्ट क्या पे किया जाएगा? फर्स्ट जो पार्टनर्स का पर्सनल डेट है वो पे किए जाएंगे, और जो अगर सरप्लस बच गया, क्या बच गया बेटा, वो कहाँ चला जाएगा? फर्म में, ताकि फर्म के जो डेट है वो पे किए जा सके। तो सबसे पहले तो क्या किया जाएगा? फर्म के एसेट बेचे, फर्म की लाइबिलिटी पे कर दी। अगर डेफिशिएंसी है, अब वो डेफिशिएंसी कौन पे करेंगे? पार्टनर्स, जिनकी लाइबिलिटी क्या होती है, हमेशा अनलिमिटेड। तो उनके पहले पर्सनल एसेट बेचे जाएंगे और पहले पर्सनल डेट पे किए जाएंगे, बाकी बचा हुआ सरप्लस कहाँ चला जाएगा? फर्म के पास, ताकि फर्म के जो डेट थे उनको पे किया जा सके। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती है, हमने फर्म के क्या बेच दिए? एसेट्स, समझ गए, और उसमें से क्या पे कर दिया? फर्म की लाइबिलिटी। वो देने के बाद में 3 पार्टनर हैं, ए है, बी है और सी है। रिमेनिंग जो बच गया ना पैसा, उसमें इनका शेयर निकल के आ रहा है 10 लाख, इसका 10 लाख, इसका 10 लाख। ए का, बी का, सी का शेयर क्या निकल के आ रहा है? 10-10 लाख रुपए निकल के आ रहा है। समझ गए ना? सारी लाइबिलिटीज फर्म की पे हो चुकी है। फर्म के पास क्या बचा हुआ था बेटा? सरप्लस। क्या बचा हुआ था? उस सरप्लस के अंदर जो ए का, बी का और सी का जो क्या निकल के आ रहा है? शेयर निकल के आ रहा है, वो 10 लाख, 10 लाख और 10 लाख है। अब ये 10 लाख किसको दिए जाएंगे? ए को। किसको दिए जाएंगे? जो ए है ना, उसके पर्सनल लोन है कितने के? 8 लाख है। बताओ क्या किया जाएगा? इस 10 लाख में से सबसे पहले जो ए के पर्सनल लोन है वो पे कर दिए जाएंगे, और रिमेनिंग किसको दे दिया जाएगा? ए को। कितने रुपए? 2 लाख। बी का हिस्सा कितना आ रहा है सरप्लस में? 10 लाख। बी के जो पर्सनल लोन हैं वो है, मान लेते हैं 12 लाख रुपए के। बताइए क्या होगा? ये 10 लाख किसको जाएंगे? पर्सनल लोन। तो पर्सनल लोन है 12 लाख का, इसका पैसा आ रहा है 10 लाख। तो इधर से 2 लाख रुपये माइनस कर दें क्या, या इधर से 2 लाख माइनस कर दूं? किसी का माइनस नहीं होगा। आपका जो शेयर है, आपका जो शेयर है उससे आपके पर्सनल लोन को पे कर दिया जाएगा। बताओ पर्सनल लोन कितने का है? 12 लाख का। आपका शेयर है कितना? 10 लाख। तो ये 10 लाख इनको दे दिए जाएंगे, तो बाकी 2 लाख वो ए पे करेगा, सॉरी बी खुद पे करेगा। फर्म तो क्या बोलेगी, भाई तेरा हिस्सा 10 लाख है, हम 10 लाख से तेरे पर्सनल लोन चुका देंगे। जैसे ए वाले केस में
पर्सनल लोन थे कितने, 8 लाख के, 8 लाख दे दिए पर्सनल लोन वालों को, 2 लाख कहाँ से ले जाएंगे, ए के पास। यहाँ पर बी का पर्सनल लोन है ही कितने का, 12 लाख का। तो फर्म में जो आपका हिस्सा होगा वो क्या होगा, जो फर्म में आपका हिस्सा होगा वो बेटा क्या होगा, लिमिटेड होगा। लेकिन लाइबिलिटी में आपका हिस्सा क्या होगा, अनलिमिटेड होगा। ये ध्यान रखना, फर्म के सरप्लस में आपका जो शेयर है वो लिमिटेड है, लेकिन फर्म की लाइबिलिटीज में जो आपका शेयर है वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो यहाँ पर ये 10 लाख रुपए आपके पर्सनल लोन को पे कर देंगे, और बाकी जो पर्सनल लोन बच गया कितने का, 2 लाख का, वो खुद कौन पे करेगा, बाय बी, ये बी पे करेगा। बताओ सी का पर्सनल लोन 0 है तो हम सी को पे कर देंगे सीधा, कितना पे कर देंगे, 10 लाख। बात सुना गई, पक्का। तो लॉ क्या कहता है, पढ़ना। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म से सबसे पहले पेमेंट दिया जाएगा फर्म के डेट का। अगर सरप्लस बचता है तो उनका जितना भी शेयर है, ध्यान रखना शेयर हमेशा क्या होता है, लिमिटेड होता है। या तो वो उनके सेपरेट डेट पे करने में काम आ जाएगा, या उनको पर्सनली दे दिया जाएगा। लेकिन अगर सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर जो हुई, पार्टनर की अगर खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी बेचोगे तो पहले क्या चुकाओगे, उनके खुद के पर्सनल लोन, और बाकी बचा हुआ पैसा किस में जाएगा, सरप्लस फर्म के डेट में जाएगा। और ध्यान रखना जब सरप्लस फर्म के डेट में जाएगा तो वहां पर आपकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। फर्म के सरप्लस में आपका हिस्सा लिमिटेड है, लेकिन फर्म की लायबिलिटीज को पे करने के लिए आपका शेयर क्या है, अनलिमिटेड है। क्या है, अनलिमिटेड। तो यहाँ पर तुम्हारा पार्टनरशिप एक्ट का कंप्लीट रिवीजन ओवर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नए यूनिट के साथ, नए एक्ट के साथ, ठीक है। तो 2 क्लासेस हमने कंप्लीट की है पार्टनरशिप एक्ट की, समझ गए। इन दोनों में हमने क्या किया है, पार्टनरशिप एक्ट का कंप्लीट रिवीजन। अब आप इसको रिवाइज करके फटाफट क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन कर लेना, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं आएगा। बाकी जितनी बार रिवाइज करोगे उतना तुम्हारे लिए बेस्ट है। बाय बाय।